राइट, सो एमपी सेट 2024 कल हो गया। मतलब इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड कि उन्होंने जिस दिन डेट दी उसी दिन तो उन्होंने एग्जाम करवा दी, लेकिन बहुत ही अच्छी बात है, एमपीपीएससी एक्चुअली बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी। ठीक है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के रिजल्ट्स पे आ गए हैं, 11-12 दिन तो उसके डॉक्यूमेंट भरने में दिमाग खराब रहा, कैसे तैसे करके तो खैर भर दिए, इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगे थे उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर में। दूसरी चीज़ ये कि कल एमपी सेट का एग्जाम रहा और ये कल वीडियो आना था, लेकिन मेरा थोड़ा गला खराब था कल, तो भाई लोग हम बातचीत नहीं कर पाए, बट कोई बात नहीं, टाइम मिला तो बहुत अच्छे से आंसर की प्रिपेयर कर पाया मैं, और ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट आंसर किया ये। ठीक है, ऑलमोस्ट, मतलब क्योंकि भरोसा नहीं है, कई बार वो क्लेम लेते नहीं है, बट ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेट आंसर किया ये। इसमें हम 3 बातें करेंगे, पेपर एनालिसिस, आंसर की ऑब्वियसली, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मेन चीज़ तो यही है जिसके लिए तुम लोग यहाँ पे हो कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताओ, क्या क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा कुछ। तो चलो शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल क्या था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, बट फिर भी इसमें भी गलतियां हो सकती थी। ऑल्दो इसमें अगर देखें तो प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में लिम्फोसाइट्स नहीं, प्लाज्मा सिर्फ लिक्विड कंटेंट की बात करता है, तो ये तो गलत हो जाता है। ब्लड कंटेंट आरबीसी, सही बात है, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा प्लेटलेट्स, या दिस इज द करेक्ट आंसर। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। नीचे आ जाओ, लिम्फ डू नॉट कंटेंट आरबीसीज, एंड सीरम में फिब्रिनोजन नहीं होता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो ये 2 गलतियां यहाँ पे थी इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्या है भैया, जरा उसको भी देखें अपन। तो अगला जो है आपके पास में यहाँ पे वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट। नेचुरल पेस मेकर कौन सा है, हार्ट के लिए। तो अगर हम हार्ट के लिए नेचुरल पेस मेकर की बात करते हैं तो वो है आपके पास में साइनो ऑरिकुलर नोड, दिख रहा है कहीं पे, साइनो ऑरिकुलर नोड, या फिर आप उसको क्या बोल सकते हो, साइनो एट्रियल नोड। अब यहाँ पे मेरे पास एक सवाल है कि ऑरिकल और एट्रियम, इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये तुम मुझे बताओगे कि ऑरिकल और एट्रियम में क्या अंतर होता है। एक मिनट देना जरा। ठीक है, ऑरिकल और एट्रियम में क्या अंतर होता है, थोड़ा सा वो हिल गया था पिन वगैरह तो इससे दिक्कत हो रही थी। बाकी पुरकिंजे फाइबर्स, तो ये आपके कंडक्टिंग फाइबर्स हो गई, बंडल ऑफ फिश ये भी कंडक्टिंग फाइबर्स हो गई, और एवी नोड तो इससे सिग्नल इसको आता है, तो ये आपका पेस मेकर है और ये रिले सेंटर है। नेक्स्ट, द इलास्टिक कार्टिलेज दैट कवर द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स ड्यूरिंग swallowing इज कॉल्ड एज। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एपिग्लॉटिस के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे कि एपिग्लॉटिस जो होता है आपका वो ढक्कन जैसा होता है ना, आपने पढ़ा भी होगा कि ग्लॉटिस और ग्लॉटिस क्या होता है आपका, इट इज जस्ट काइंड ऑफ यू कैन से ओपनिंग जो होती है आपकी। ठीक है, एक तो ट्रेकिया वाला सेटअप है और दूसरा आपका क्या है, फूड पाइप वाला जिसको आप ईसोफेगस बोलते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन एपिग्लॉटिस से रिलेटेड था और वही इसका सही आंसर है। ये कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, कार्टिलेज, ये क्या है आपके, ये जो यहाँ सामने है, जैसे एडम एप्पल जो है क्रिकॉइड कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के साथ में थायराइड कार्टिलेज वो सब बनाता है, तो ये पूरा सेटअप यहाँ पे रहता है। और आपसे वो ढक्कन के बारे में बात हो रही थी, ढक्कन आपका एपिग्लॉटिस है। सॉफ्ट पैलेट ये तुम जानते होंगे, या तलवा जो ऊपर आगे हार्ड पैलेट होता है बगल कैविटी में, पीछे की तरफ जाते हो तो सॉफ्ट पैलेट। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था सर, द थर्ड वेंट्रिकल इज द कैविटी ऑफ। थर्ड वेंट्रिकल किसकी कैविटी है, ये अच्छा सवाल था, इट वॉज नॉट दैट इजी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना था। और इसका जो सीधा आंसर है यहाँ पे वो देखो, पहले तो ये समझ लो कि इनका मतलब क्या है। तो मीजेंसेफ्लॉन मिड ब्रेन के बारे में बात करता है, पता ही होगा आपको ये बात, टेलेंसेफ्लॉन हाइंड ब्रेन या हैंड ब्रेन, और डायनसेफ्लॉन जो है ये फोर ब्रेन का एक हिस्सा है। ठीक है, तो फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं, ये आप बताओ, फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं, जैसे इसको मिड ब्रेन और इसको हैंड ब्रेन बोलते हैं, तो फोर ब्रेन को क्या बोलते हैं, डायनसेफ्लॉन नहीं बोलते हैं ना फोर ब्रेन को, ध्यान रखना। और माइलेनसेफ्लॉन क्या चीज़ है, ये 2 सवाल तुम्हारे लिए हो गए भैया, नीचे लिखो। नाउ डायनसेफ्लॉन क्या है, ये फोर ब्रेन का आप हिस्सा है, और यहाँ पे जो थर्ड वेंट्रिकल की बात हो रही है उसका करेक्ट आंसर भी क्या है आपका, डायनसेफ्लॉन। द डायनसेफ्लॉन जो है इट इज अ पार्ट ऑफ योर, यू कैन से थर्ड वेंट्रिकल इज अ पार्ट ऑफ योर डायनसेफ्लॉन। बेसिकली वेंट्रिकल्स वगैरह क्या होते हैं, तो वेंट्रिकल्स जो है आपकी ये होलो कैविटी है, लेट मी चेक दिख रहा है कि नहीं, या इट इज विजिबल। होलो कैविटीज होती हैं, जो ब्रेन आपका होता है, तो अपन बोलते हैं ना कि क्या खाली दिमाग का है क्या, तो एक्चुअली में देखा जाए तो रियलिटी है, हमारा दिमाग अंदर से होलो है, और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, सेरिब्रो स्पाइनल, क्या, या एग्जैक्टली फ्लूइड। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज फिल्ड इनसाइड द ब्रेन विच इज जस्ट गोइंग थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑल, और फिर अल्टीमेटली आपका पूरा एक सेटअप सीएनएस का डेवलप करता है वो। तो यहाँ पे डायनसेफ्लॉन जो है, ऊपर की अगर अपन बात करें तो आपके ऊपर सबसे पहले लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में बनाते हैं, उसके बाद में फिर डायनसेफ्लॉन में आपका आ जाता है थर्ड वेंट्रिकल, और फिर नीचे आप जब जाते हो सेरिबेलम और उस तरफ तो आपका आ जाता है वहाँ पे क्या, फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वाली वेंट्रिकल जो है वो सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम के बीच में होता है, यहाँ पे सेरिबेलम और इधर ब्रेन स्टेम, तो इस तरीके से आपका पूरा ये वेंट्रिकल्स का सेटअप होता है। तो ध्यान रखना, लेटरल वेंट्रिकल्स दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर, थर्ड वेंट्रिकल डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन में आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस और ये सारी चीज़ें आती है। तो न्यूरो अगर तुमने पढ़ा है तो पता होगा इसके बारे में। अगला ओरा सेरेटा, तो
ओरा सेरेटा के बारे में क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ ओरा सेरेटा, ये क्या है? तो ओरा सेरेटा जो है ये आपका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है जो कि आपके रेटिना में देखने को मिलता है। और रेटिना में बेसिकली ये वो जगह होती है जहाँ पे आपके यू कैन से कि फोटो रिसेप्टिव सेल्स और नॉन फोटो रिसेप्टिव सेल्स के बीच में कुछ ऐसी हिस्सा होता है जहाँ पे मैक्सिमम फोटो रिसेप्शन होता है। येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट के बारे में आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, दैट द सेम थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट हियर। सो अगर इसकी बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ मल्टी लेयर्ड फोटो सेंसिटिव रीजन ऑफ द रेटिना। बाकी तो ओरल कैविटी ये सारी चीज़ें जो है ये ऐसी लगती नहीं है। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इस बार का पेपर थोड़ा इजी था और ये मान के चले कि 30% के आसपास पेपर जो था वो 11th-12th एनसीईआरटी से था। दिस इज सरप्राइजिंग टू मी एज वेल। 30 to 40% एनसीईआरटी में से पेपर पूछा गया था, ये ओरा सेरेटा वगैरह ये सब बन सकता था वहाँ से। ओके नेक्स्ट क्या है? एंटी डायरेटिक हार्मोन, अगेन वेरी इजी। सोडियम लेवल्स को चेक करता है क्या वो? आई डोंट थिंक सो सोडियम लेवल्स में हम एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में बात करते हैं। इट टॉक्स अबाउट योर एल्डोस्टेरोन सेक्रेशन, नो एल्डोस्टेरोन रास सिस्टम वगैरह वो अलग कहानी है पूरा। पोटेशियम लेवल्स और फिर एनी गेन और लॉस इन द अमाउंट ऑफ वाटर। आई थिंक हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से रिलेटेड ही होता है ये, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि आपका जो ये है ADH ये कहाँ पे आ जाता है आपका अल्टीमेटली एनी गेन और लॉस इन द अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। सोडियम लेवल्स वगैरह उसके लिए कौन सा हार्मोन काम करता है ये बताओ? सोडियम लेवल के लिए ऑल्दो हो सकता है उसका आंसर यही हो, ढूंढो। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following hormone is are necessary for the secretion of gastric juices? तो gastric juices कहाँ से निकला? एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन क्या है? वो हार्मोन है एक, ये न्यूरोट्रांसमीटर है एक। हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या है? हार्मोन है क्या? हार्मोन की तरह वैसे एक तो नहीं करता है, हम बोल भी नहीं सकते कि हार्मोन नहीं है क्योंकि ये तो जगह जगह पे ऐसे रिलीज हो रहा है। और यहाँ पे आपके पास में क्या बच गया? गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन क्या है? गैस्ट्रिन आपके जी सेल्स से रिलीज होता है जो कि आपकी गैस्ट्रिक वॉल्व होती है उससे। तो गैस्ट्रिक वॉल में जी सेल से रिलीज होता है और उसका मेजर काम क्या होता है? गैस्ट्रिन का गैस्ट्रिक जूसेस को रिलीज करवाना। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, तो गैस्ट्रिन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑल ऑफ द अबाव तो पॉसिबल ही नहीं, तुम एलिमिनेट ही कर सकते थे ऑल ऑफ द अबाव, तो इसको पढ़ के ही। हिस्टामिन का क्या काम है? हिस्टामिन का काम हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन 1 में एलर्जी वगैरह में काम करता है ये। HSR1। नेक्स्ट, विच सेल सेक्रेट इनिबिन इन हार्मोनल कंट्रोल ऑफ टेस्टिकुलर फंक्शन? तो इनिबिन के बारे में पूछा गया है कि भैया इनिबिन कौन रिलीज करता है? तो इनिबिन रिलीज किया जाता है आपका सर्टोली सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा? सर्टोली सेल्स, जो कि आपकी नर्व्स सेल्स भी कही जाती हैं। और स्पर्मेटोजेनेसिस प्रेजेंट इन दी आउटर एरिया ऑफ दी TS ऑफ द टेस्टिस, हम जब बात करते हैं ना, जब ये भी 11th-12th के बेसिस पे क्वेश्चन है, तो सर्टोली सेल्स के द्वारा ये इनिबिट किया जाता है। बट अगर तुम इंटरेस्टिंग बात देखोगे तो ऑप्शन में सर्टोली सेल्स तो है ही नहीं, तो उसका दूसरा नाम पे बोला है वो है सस्टेंटाक्युलर सेल्स। सस्टेंटाक्युलर सेल्स, तो सस्टेंटाक्युलर सेल्स जो है ये दूसरा नाम है आपका किसका? सर्टोली सेल्स का। और इनिबिन का फंक्शन क्या होता है? ये नेगेटिव फीडबैक रखता है किसके ऊपर? FSH पे। FSH का फंक्शन आई थिंक तुम सभी जानते हो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका मेजर वर्किंग क्या है? FSH। और आपका कौन सा है दूसरा? भूल गया मैं, बताओ कौन सा है? यहाँ आ रही ल्यूटिनाइजिंग, एग्जैक्टली ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो दीज टू हार्मोन्स आर रिलेटेड टुगेदर एंड दे वर्क in synergistic manner for the proper gametogenesis, obviously in both males as well as females. Next, prostate cancer is caused by which proteolytic enzyme? Now first time when you read this question तुमको लगेगा यार ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने, प्रोस्टेट कैंसर हमको कैसे पता होगा कौन सा होता है? बट सी द क्वेश्चन अगेन, देखो प्रोस्टेट कैंसर पूछा है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इंपॉर्टेंट शब्द बोल दिया यहाँ पे, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। अब एंजाइम क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन कोई एंजाइम है क्या? नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है आपका? एक स्पेशलाइज्ड फैटी एसिड है ये, है ना, या तुम बोल सकते हो स्पेशलाइज्ड लिपिड्स की क्लास आती है ये जो आइकोसिनोइड्स, और उसमें आपका प्रोस्टाग्लैंडिन्स और थ्रोम्बोक्साइन और प्रोस्टासाइक्लिन्स और ल्यूकोट्राइन्स ये सब आते हैं। एसिड फॉस्फेटेज, हाँ यार ये एंजाइम जैसा लग रहा है। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, अब ये एंटीजन है यहाँ पे प्रोटियोलिसिस कर सकता है क्या है एंटीजन? चलो अभी मान लेते हैं हो सकता है इंटरल्यूकिन्स। यार इंटरल्यूकिन्स तो एक साइटोकाइन है जो आपके मोस्टली वायरली इन्फेक्टेड सेल्स के साथ में काम करती है, तो ये एलिमिनेट हो जाता है, ये एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि ये दोनों एंजाइम ही नहीं है। प्रोटियोलिसिस तो ठीक बात है, बट एसिड फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज क्या है? फॉस्फेटेज मतलब जो रिमूव करेगा फॉस्फेट को। और एसिड फॉस्फेटेज अगर तुमने प्रोटीन केमिस्ट्री कभी पढ़ा है और लेनेंजर या वॉइट या किसी भी किताब से पढ़ा है, एसिड फॉस्फेटेज को हम वहाँ पे ट्रीट भी करवाते हैं, हम यूज़ भी करते हैं उसको एज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, एंड दैट्स वाई वहाँ से तुम इसको थोड़ा सा रिलेट करके लॉजिकली सोच के निकाल सकते थे आंसर। क्वेश्चन हो सकता है ट्रिकी लगाओ, बट यहाँ पे कीवर्ड जो है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम था। बाकी कोई भी एंटीजन है यहाँ पे, ये ऑब्वियसली एंजाइम कैन बी एंटीजन, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंजाइम कैन नॉट बी एन एंटीजन, बट प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन नाम से समझ में आ रहा है कि ये कुछ स्क्रीनिंग से रिलेटेड होगा या टू
फाइंड द लोकेशन और द स्पेशलाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ प्रोस्टेट से रिलेटेड हो सकता है। प्रोक्यूलिसिस करना थोड़ा सा आई मीन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट लग रहा है ये, ठीक है। अगला सवाल क्या था इसमें, फिर जरा उसको भी देख लेते हैं अपन यहाँ पे, है ना। जस्ट अ मोमेंट, मेरे को प्रोटेस्ट इसके बारे में कुछ और, हाँ एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग यहाँ पे तुम इसको लिख सकते हो। इसका मेन मोटिव क्या होता है, टू लिक्विफाई, इसलिए मैं रुका था थोड़ा सा, चेक कर रहा था मैं इसको अपने नोट्स में। लिक्विफाई दी सीमेन, लिक्विफाई दी सीमेन, जो इजेकुलेशन के टाइम पे लिक्विफिकेशन होता है सीमेन का, उसके लिए हमारे पास में ये रहता है। तो इजेकुलेशन के दौरान का इसका पूरा मैकेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following component of the innate immune system involved in the release of histamine? तो histamine mast cell basophils, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना था, ये सारे जो है हिस्टामिन से रिलेटेड है ही नहीं कहीं से रहता। अगला, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड जीनोटिपिक रेशियो, ये गलत क्वेश्चन है। आपसे जीनोटिपिक रेशियो पूछा तो 1:2:1:2:1:2:1:1 होना था, मतलब 1:1:4 2:1:1। यहाँ पे ये फिनोटिपिक होगा या तो, या इसको क्वेश्चन को मेरे को लगता है एलिमिनेट हो जाएगा क्वेश्चन, ये सबको नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे फिनोटिपिक होगा और आंसर ये हो जाएगा 9:3:3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान सवाल है। द फिनोमेना ऑफ कोडोमिनेंस इज ऑब्जर्व थ्रू द एबीओ ब्लड ग्रुप। या हम जानते हैं कि एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है, बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुप में कि ए और बी जो है वो एक दूसरे के साथ कोडोमिनेंट है, बट दे आर बोथ आर डोमिनेंट ओवर ओ। तो अगर एक अलील आई ए आ जाता है, दूसरा आई बी आ जाता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। लेकिन अगर एक आई ए होता है, एक आई ओ होता है, तो ए ब्लड ग्रुप, एक आई बी होता है, एक आई ओ होता है, तो बी ब्लड ग्रुप, और आई ओ होता है तो ओ ब्लड ग्रुप। ये बात जानते हो तुम कि कभी कभार आई ओ बोलना ऐसा तुषार कपूर टाइप का नहीं लगता गोलमाल में जो वो बोलता है तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो समटाइम्स आई फील लाइक आई ओ क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास में आई ए, आई बी और आई ओ, ये 3 एलील्स होती है, हम जानते हैं बात। एक बच्चा है जिसके ब्लड ग्रुप है ए, तो ए ब्लड ग्रुप 2 पॉसिबिलिटी में हो सकता है, या तो आई ए हो या आई ओ हो, मतलब ये दोनों एलील होंगे तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है। मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ है, दिस इज इंटरेस्टिंग, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ऐसा हो सकता है और मम्मी का ब्लड ग्रुप ऐसा है, ये बोला गया है हमको, है ना। देख पा रहे हो तुम ये चीज, हाँ देख रहे हो ना। विच में भी तो पॉसिबल ब्लड ग्रुप जीनोटाइप्स ऑफ द फादर, फादर का जीनोटाइप बहुत ही इजी क्वेश्चन था इसमें, तुमको बस दिमाग लगाना है कि भैया यहाँ पे आपका ए ब्लड ग्रुप बनना चाहिए, तो पापा के पास एक ए तो होगा ही होगा, फॉर श्योर है तो कि एक ओ होगा ही होगा। और यहाँ पे एक ए तो पापा के पास है, दूसरे वाले हमको पता नहीं, तो जरा देख लेते हैं। ये वाला नहीं हो सकता है, ए नहीं है इसके अंदर, ये हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एक जगह ए है, बट ये आई बी आई ओ की वजह से एलिमिनेट हो जाता है। यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, हाँ ये हो सकता है। यहाँ ए है, यहाँ ए नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाता है। बस खत्म हो गया सवाल, कुछ भी नहीं था, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two genes are very close to each other on the same chromosome like this, what is likely to be true for the recombination frequency? देखो अब यहाँ पे कुछ लोगों ने it will be 0 लिखा होगा, बट यार देखो तुमको एक चीज समझना पड़ेगी कि आपको कोई मैथमेटिकल रेलेवेंट पॉइंट यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं करा रहा है कि यार 0 ही होगा। 0 इज अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट। अब कितने क्रॉसेस करा रहे हो, आपने क्या इनफाइनाइट क्रॉस करा के देख लिया क्या? और आपने इनफाइनाइट क्रॉस कराया तो सभी में क्या आपके पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही बार बार रिपीट हो रहे हैं क्या? like you understand this situation, there is some chances हो सकता है कि कोई परसेंट जो है आप नहीं देख रहे हो, मान लो 0.00000001, मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 करोड़ में से एक आपका रिकॉम्बिनेंट आने वाला है, इतना क्लोज है वो जीन। तो आपको इतने क्रॉसेस करा दिए क्या आपने, क्या आप इसको समझ रहे हो कि ये ऐसा हो पा रहा है? ठीक है, हाँ अब ठीक है, नॉइस कैंसलेशन चालू नहीं किया, राइट। सो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? सो इसीलिए हम यहाँ पे बोलेंगे इट विल बी लो, ज्यादा अच्छा आंसर क्या होगा, इट विल बी लो, इट विल बी 0, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगा। हाई तो पॉसिबल ही नहीं है, क्लोज है। एक्जैक्टली 50 नहीं, एक्जैक्टली 50 भी नहीं होता, वो तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और वो सारी चीजों की बात आ जाएगी। ये भी अच्छा सवाल था, ये अच्छा क्वेश्चन था। अ टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू डिटरमाइन, तो टेस्ट क्रॉस में आप क्या करते हो, तो बेसिकली टेस्ट क्रॉस में आप ये करना चाहते हो कि आप कोई डोमिनेंट फिनोटाइप देखते हो। आप जब डोमिनेंट फिनोटाइप देखते हो तो आप उसमें ये देखने की कोशिश करते हो कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेसिंग इंडिविजुअल है वो हेटेरोजाइगोट है। हेटेरोजाइगोट है मतलब क्या कि ऐसा है या वो ऐसा है, क्योंकि फिनोटाइप तो उन दोनों में क्या आएगा, कैपिटल ही आने वाला है। तो आप इसका क्रॉस कराते हो किससे, होमोजाइगस रिसेसिव, ये सभी को जानते हैं, ये सब दिस इज योर टेस्ट क्रॉस। तो बेसिकली टेस्ट क्रॉस तो क्या हो गया, तो जीनोटाइप डिटरमाइन करने के लिए हो गया किसका, डोमिनेंट फिनोटाइप एक्सप्रेसिंग इंडिविजुअली। दूसरी चीज ये यूजुअली F1 क्रॉसेस में लगाते हैं हम लोग, भैया पहले ही क्रॉस करा और F1 में हमको रिजल्ट मिल गया। आपने टेस्ट क्रॉस किया, आपको F1 में रिजल्ट मिले, आपने अपना काम निकाल दिया। तो जीनोटाइप ऑफ द F2 प्लांट एंड द डिग्री ऑफ लिंकेज, whether two traits are linked or not in F1 generation,
नंबर ऑफ सेट ऑफ द एलील इन द जीन, तो ये तो होगा ही नहीं, ऑब्वियस बात है। वेदर द टू स्पीशी विल ब्रीड सक्सेसफुल और नॉट, ये भी हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया है। तो यहाँ पे व्हेन टू ट्रेड्स आर लिंक्ड और नॉट इन दी F1 जनरेशन, ये थोड़ा बहुत हो सकता है। दूसरा चीज जीनोटाइप ऑफ F2 प्लांट, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये F2 प्लांट का था। आपको जैसे जीनोटाइप आप पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा ये होगा, मुझे भी पहले यही आंसर लगा था, बट रिसर्च करने के बाद मेरे को समझ में आया कि F2 प्लांट के लिए यूजुअली हम इसको नहीं लिखते हैं। ज्यादा सही आंसर ये होगा कि F1 जनरेशन में हम इसको नोटिस करें। अब मान लो कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए क्रॉसिंग विद स्मॉल ए, अब यहाँ पे ये दोनों जैसा सेटअप अगर हम बात करें, तो अगर आप ये तो सिंगल मोनोहाइब्रिड क्रॉस ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू ट्रेड्स का मतलब क्या है कि मेरे को दो लेना पड़ेंगे, तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी क्रॉसिंग विद स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी लाइक दिस। तो अब ये जो क्रॉस है इसमें भी ए बी जो है ये कितने क्लोज है या कितने दूर है, तो थोड़ा बहुत लिंकेज के बारे में देख सकते हैं। बट डिग्री ऑफ लिंकेज एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो जाता है कि आप F2 प्लांट्स में डिग्री ऑफ लिंकेज नहीं समझा सकते हो, उसके लिए आपको अलग मेथड्स लगेंगे। टेस्ट क्रॉस कैन नॉट एक्सप्लेन दिस, हाँ बट F1 में सोचा जा सकता है, क्योंकि कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर मान लो मैं ऐसा बनाता हूँ इसको, ध्यान से समझना इसको, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें ही बना लेते चलो कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब अगर बार बार कैपिटल ए और स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल बी जो है ये बार बार साथ में जा रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों लिंक है, टू डेटा लिंक। बट अगर इसके अंदर थोड़ा बहुत रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो कैपिटल ए किसके साथ आ जाएगा, स्मॉल बी के साथ आ जाएगा, तब बोलोगे कि यार उनके अंदर लिंकेज नहीं है, लेकिन ये सब कहाँ होगा, F1 जनरेशन में। तो ये याद रखना, नेट में भी आ सकता है इस तरह का सवाल, तो इसलिए इसको इतना डिटेल में मिल जाए। नेक्स्ट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, तो मदर्स डे याद कर लो इसके लिए, मैटरनली मिलता है मदर्स डे पे, माइटोकॉन्ड्रिया याद ही होगा उनको, मम्मी से मिलता है हमको माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन क्या था सर, द एफ फैक्टर इन द हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, तो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है, उसी में आपका क्या होता है, ये जो एफ प्लाज्मिड होता है वो उसके अंदर कॉन्जुगेट हो जाता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, इंटीग्रेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है मैं उसमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, वो सिर्फ आंसर्स बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर था ये। पिछले साल के कंपैरिजन में जो 2023 में पेपर आया था वो टफ था यार, मतलब नॉट दैट इजी, इजी पेपर है। मैं कट ऑफ वाली बात पे हो रहा हूँ तब बताऊंगा। कैरियोटाइप नोटेशन फॉर द मेल विद द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, तो मेल पूछा है तो ये तो मेल होगा ही नहीं, ये भी मेल नहीं होगा, बचे दो, ये तो नॉर्मल कंडीशन है, तो क्लाइनफेल्टर कैसे हो गया, आंसर ये हो गया। बेटा इजी, ऑप्शन कितने इजी है, सब में वाई वाई डालते तो फिर थोड़ा सा टफ भी होता। देन इन अ पॉपुलेशन में द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डोमिनेंट एलील ए की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.7, फ्रीक्वेंसी दे रखी है मतलब होमो हैप्लॉइड कंडीशन बोल रहे हैं। What would be the frequency of the homozygous dominant genotype AA? कुछ नहीं करना है, ये पी स्क्वायर पूछ रहा है तो आप 0.7 इंटू 0.7 कर देंगे और आंसर निकल जाएगा 0.49। बट अगर मैं पूछता कि हेट्रोजाइगोट्स कितने होंगे इसके अंदर, तो फिर तुम कैसे निकालते हो उसको कमेंट करके बताओ, हेट्रोजाइगोट्स कितने होंगे, ये तो चलो निकल गया 0.49, इसका आंसर तो यही है 0.49, इसका आंसर तुम बताओ। नेक्स्ट, which bacterial regulatory system utilizes a dual system to sense and respond to environmental stimuli? ये बहुत प्यारा सवाल था, बहुत गुड क्वेश्चन। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि डुअल सिस्टम टू सेंस, मतलब एक सेंसरी काइनेस चाहिए और एक रिस्पॉन्स काइनेस चाहिए, तो बेसिकली यहाँ दो एलिमेंट लग रहे हैं, सेंसरी एलिमेंट और रिस्पॉन्स एलिमेंट। अब ये वही लोग बना पाएंगे सवाल जिन्होंने थोड़ा एडवांस लेवल पे सेल सिग्नलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, या माइक्रोबायोम में आपने अगर कीमोटैक्सिस इन द बैक्टीरियल सेटअप पढ़ा है, जिसमें आपको WAY और इन सारे प्रोटीन्स के नाम के बारे में बात की जाती है। तो इस केस में आपको ये समझ में आएगा कि एक सेंसरी जगह होती है जो आपके आसपास के एनवायरमेंट को सेंस करती है, और वो फिर आगे सिग्नल देती है एक रिस्पॉन्स एलिमेंट को, वो रिस्पॉन्स जो होता है फिर वहां से आता है, या तो रिस्पॉन्स प्रोटीन बोलते हैं ज़्यादा सही रहेगा। तो कोरम सेंसिंग में डुअल चैनल सिग्नलिंग होती है, बट कोरम सेंसिंग यहाँ पे उतना अच्छा वर्ड नहीं है, मतलब ये पूरा शब्द नहीं है, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ही कोरम सेंसिंग में जो इससे रिलेटेड है। एसओएस रिस्पॉन्स नहीं। एरिकिडोनिक एसिड रिसेप्टर, अगेन ये थोड़ा बहुत रिलेटेड है बट ये पूरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये पूरी एक अम्ब्रेला टर्म है, टू कंपोनेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन, और ये इसका सही आंसर है, क्योंकि ये बाकी लोगों को भी अपने साथ कवर कर ले रहा है। कोरम सेंसिंग का वो हिस्सा जो टू कंपोनेंट फॉलो कर रहा है वो भी यहाँ आ रहा है, एरिकिडोनिक एसिड रिसेप्टर का जो हिस्सा यहाँ पे आ रहा है वो भी जा रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका, टू कंपोनेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन। आई होप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक मैं नोट्स चेक कर लेते हैं मम्मी यार, ये डन है, ये बढ़िया है ना, सेंसरी काइनेस वाला हो गया। आगे बढ़ते चलिए। नो दिस इज अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, डॉली कैसे बनाई गई थी, वाया क्लोनिंग। तो पहली, ये सबसे पहले ही आपकी जो सोमेटिक क्लोनिंग हुई थी वो डॉली के थ्रू ही हमको पता चला था, और सीधा सीधा आंसर ये आ गया इसका, सोमेटिक और ये क्लोनिंग। सेक्स क्रोमोसोम जेनेटिक म्यूटेशन, नो सर,
Deleted chromosome cloning, no sir. X-linked, no sir. The answer is somatic cell genetic cloning. Easy question again. Now this is again a very interesting question. In situ biodegradation of contamination in soil by providing air or oxygen to existing soil microbial. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है क्वेश्चन के अंदर. बेसिकली अगर अपन यहाँ पे बात करें तो ये शब्द में थोड़ा सा मेरे को लग रहा है. वैसे इसका आंसर अगर बात करें अपन कि आप किस तरीके से हवा और ऑक्सीजन दे के वहाँ की सॉइल माइक्रोब्स को क्या करते हो, थोड़ा सा बेसिकली तुम्हें समझ सकते हो कि बेटर बनाने की कोशिश करते हो ताकि वो अच्छे से रेमिडिएशन करें. इसका आंसर तो बायो वेंटिंग है. बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो क्या बोल सकते हैं इसको, ये आपका है ना बायो रेमिडिएशन होना चाहिए था यहाँ पे. बायो डिग्रेडेशन एक मिसप्रिंट लग रहा है मुझे. मिट्टी में मौजूद ये था में हवा. हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है मिट्टी में प्रदूषकों का जैविक निम्नीकरण. जैविक निम्नीकरण निम्नीकरण मतलब बायो रेमिडिएशन. तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, तुमको थोड़ा सा इसको कभी ऐसा हो ना तो हिंदी वाले में पढ़ लिया करो. ये गलत लिखा है, बायो रेमिडिएशन होगा यहाँ पे. और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बायो वेंटिंग. क्योंकि बायोडिग्रेडेशन तो फिर आंसर बायोडिग्रेडेशन ही होगा. अब ये क्वेश्चन में डाउट जाएगा, फिर ये गलत है, मिसप्रिंट है ये. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, बायो वेंटिंग. बायोज ऑप्शन क्या होता है, इसके अंदर आप क्या सरफेस जो होती है तो सॉइल पार्टिकल या माइक्रोब के ऊपर आप उसमें क्या करते हो, पॉल्यूटेंट्स को स्टक करवा लेते हो और फिर उनको रिमूव करते हो. बायो स्टिमुलेशन में क्या करते हो, आप स्टिमुलेट करते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स होते हैं ताकि वो जो पॉल्यूशन है या कंटामिनेशन है उसको किल करें. बायोडिग्रेडेशन तुम सभी जानते हो, खराब करना चीजों को. नाउ द बायोसेंसर दैट मेजर, ये यूनिट 12 का है, अप्लाइड बायोलॉजी का यूनिट 12. और यूजुअली इसको लोग पढ़ते नहीं है बट ये इजी क्वेश्चन है. The biosensor that measure the reaction to amylase with enzyme and generate electrons through a mediator or directly is called. कौन सा बायोसेंसर करोगे आप, तो इसको बोलते हैं आपके पास में एम्पीरोमेट्रिक बायोसेंसर. तो अगर तुमको एम्प मीटर याद आता हो या एम्प याद आता हो, एम्प किसकी वैल्यू होती है, करंट के लिए बोलते हैं अपन एम्प. तो यहाँ पे पूछा क्या है कि करंट की जनरेशन से देखो मेजर द रिएक्शन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा तो ये क्या जनरेट करेगा, फ्लो. भागेगा ना कहीं तो वहां तो बैठा नहीं रहेगा. और फ्लो क्या जनरेट करेगा, अल्टीमेटली करंट. तो ये जो करंट जनरेट होगा ये आपका किससे एनालाइज किया जाएगा, एम्पेरोमेट्रिक बायोसेंसर के द्वारा. तो एक चीज और समझ लो, बायोसेंसर क्या होता है. बेसिकली कोई बायोकेमिकल रिएक्शन या बायोलॉजिकल रिएक्शन जब होती है तो उसके बेसिस में वहाँ पे एनर्जी के चेंजेस होते हैं, लाइक इट कुड बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस. तो जब वहाँ पे चेंजेस होते हैं तो उस चेंजेस की वजह से क्या होता है, वहाँ पे कोई ऑब्वियसली एनर्जी चेंज है. तो वो एनर्जी चेंज को हम अगर करंट के फॉर्म में या वाइब्रेशन के फॉर्म में जब बताते हैं तो उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि यहाँ सेंस हो गया वो. तो वही चीज़ होती है बायो सेंसर्स. तो रिएक्शन तो बायोकेमिकली हो रही है या बायोलॉजिकली हो रही है, तो उसको दिखा हम किस फॉर्म में रहे, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या कोई वाइब्रेशन के फॉर्म में. दैट दीज आर नोन एज योर बायोसेंसर. पीजो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, वाइब्रेशंस वगैरह देखे जाते हैं इसके अंदर और उसको एनालाइज किया जाता है. कैलोरीमेट्रिक और थर्मल, तो इसमें तुम समझ ही सकते हो, इसमें हीट का खेल है सारा. हीट. नेक्स्ट. Okay, now this is biosensor again, another concept on biosensor. Given below is the diagram of biosensor. Identify the unnamed component. अब यहाँ अगर आपको बायोसेंसर का बेसिक आइडिया है तो आप समझ सकते हो इस सवाल को. यहाँ पे आपका रिएक्शन हुई, बायोकेमिकल रिएक्शन जिससे सिग्नल निकला. अब सिग्नल को कोई पकड़ने वाला चाहिए और वो सिग्नल को पकड़ के फिर उसमें से काम की चीजें निकाल के उसको एम्पलीफायर में एम्पलीफाई कराने के लिए भेजने वाला चाहिए. तो ये काम कौन करेगा, तो ये काम आपका कोई ऐसा चीज चाहिए जो इस सिग्नल को पढ़ सके, उसको चेंज कर सके ताकि एम्पलीफिकेशन किया जा सके. और ऐसी चीजें जो होती है उसको कहा जाता है ट्रांसड्यूसर. क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, चेंज करा रहे हो, ट्रांजिशन लेके आ रहे हो किसमें, सिग्नल की तुम क्या बोल सकते हो उसको, सिग्नल के स्टेट में या सिग्नल के सेटअप में. यहाँ पे सिग्नल क्या है, एक एनर्जी चेंज है. यहाँ पे सिग्नल क्या है आपका, एक करंट के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, डिपेंडिंग अपन आप एम्पीरोमेट्रिक ले रहे हो या पीजो इलेक्ट्रिक ले रहे हो, इट डिपेंड्स अपॉन इट. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर के बाद में अब वो ट्रांसड्यूस हो गया सिग्नल. और ट्रांसड्यूसर वर्ड तुमने जीटी में भी सुना होगा, जी ट्रांसड्यूसिंग. वहां से अगर तुम रिलेट कर पा रहे हो तो सेम चीज है ना, जीपीसीआर का टाइप है ना जी ट्रांसड्यूसर. यहाँ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर से माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर से ट्रांसड्यूसर. नेक्स्ट. In a case of rust fungi, match the items of column 1 and column 2 and mark the correct option. Again, this is the interesting question and a tough one. ये मैं तो छोड़ देता वैसे, मतलब मैं नहीं करता अगर एग्जाम देता तो, लेकिन नेगेटिव में तो कुछ जुगाड़ तुक्का तो मारते ही थे अपन. तो भैया इसके बारे में अपने को आइडिया नहीं था,
तो इसके लिए अपन ने थोड़ी मेहनत करी और मेहनत करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ निकली हमारे पास में, जरा इसको देख लो। तो 5 स्टेजेस के बारे में हम बात करें यहाँ पे। सबसे पहले स्टेज 0 जो है वो है स्पर्मेगोनिया, जिसको हम बोलते हैं पिक्निया, ठीक है। सेकंड स्टेज जो होती है उसके अंदर बनता है एसियोस्पोर्स, सॉरी फर्स्ट स्टेज में बनते हैं एसियोस्पोर, सेकंड स्टेज में बनते हैं यूरिडोस्पोर, थर्ड स्टेज में बनते हैं टेलिटोस्पोर या टेलुलोस्पोर, और फोर्थ स्टेज में बनते हैं बेसिडियोस्पोर्स। तो एसियो, यूरियो, टेलो, बेसिडो। तो अगर इधर आ जाए अपन तो इसको अपने को लगाना था, तो पहला क्या होगा आपका, फर्स्ट स्टेज जाएगा एसिडियोस्पोर्स में। तो एसिडियोस्पोर में 4 का 1 कहाँ है, ये दो जगह पे बी और सी में, ये लिखा होगा 4 का ए। फिर आपके पास में कौन सा स्टेज 4 कौन सी होगी, बेसिडियोस्पोर। तो 3 का डी कहाँ है, 3 का डी बी में दिख रहा होगा आपको, 3 का डी, एंड या दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ए का हो गया कौन सा, कहाँ गया, ए का सी, ये रहा स्टेज 3 कौन सा है, टेलिस्पोर। 2 का हो गया बी, ये हो गया आपका यूरिडोस्पोर, और उसके बाद में ये सारी चीजें। अगेन ये बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, अगर नहीं भी बना तो ज्यादा परेशान नहीं होना है, परफेक्टली फाइन। आगे चलते हैं भैया अगली कहानी पे। Which of the following statement about marker assisted selection is true? मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन में सही क्या है ये बताना है। तो ये इजी क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो बनेगा। Marker assisted selection is only applicable in plant breeding programs. No, it is not. Marker assisted selection humans में भी होता है, I mean animals में भी कर सकते हो आप, तो ये गलत हो जाता है, आपसे ट्रू पूछा है। Marker assisted selection involves solely on traditional breeding method without involving DNA analysis। भैया DNA analysis एक important चीज है, उसके बेसिस पे आप उसका अलग अलग तरीके के क्या बनाते हो, SDH पेज, SDH सॉरी यार, सदन लॉटिंग वगैरह करके, और आप पूरा सेटअप बनाते हो, तो ये भी सही है, नहीं है, DNA analysis is important। Marker assisted selection accelerates breeding process by direct manipulating an organism's DNA। ये थोड़ा बहुत सुनने में सही लग रहा है, I mean हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो। और marker assisted selection is a random process that does not require specific genetic marker। नाम में ही बोल रहा है marker assisted है और नीचे बोल रहा है कि genetic marker की जरूरत नहीं है, तो बकवास स्टेटमेंट ही हो गया। नाम में ना marker assisted, मार्कर के दम पे होने वाला लिखा हुआ होगा, इधर भी इन्होंने marker assisted चयन ही लिख दिया भैया, बताया नहीं assisted का मतलब, assisted मतलब तो समझो ना असिस्टेंट बेसिकली। तो या डी इज इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका, सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स। यार ये बहुत ही आसान सवाल था। बोटुलिज्म कौन से बैक्टीरिया से होता है बता दो। निमोनिया तुम जानते होंगे सारे, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बताने की जरूरत नहीं। ट्यूबरक्लोसिस तुम जानते हो। बोटुलिज्म कौन से वाले से होता है, ये अच्छा सवाल है, ये बताओ। हेपेटाइटिस ये भैया वायरस से होता है आपका, हेपेटाइटिस वायरस है, तो इस वजह से ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है इस केस में, तो कि भैया ये आपका वायरस है। साइंटिस्ट, इन केस ऑफ टाइटल्स ऑफ बुक्स एंड ऑथर्स नेम मैच द आइटम। तो यार ये क्वेश्चन जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन से पैनिक क्रिएट किया जाता है, तो तुम ज़्यादा लोड मत लिया करो इस तरह के क्वेश्चन का, कि किसी को आता होगा, कभी किसी ने पढ़ा होगा 11वीं 12वीं में, तो चमक जाए तो बात अलग है। हाँ नाम सुने होंगे तुमने कि बेंसन, केल्विन बेंसन बैकन में सुना होगा, बेंथम एंड हुकर सुना होगा तुमने, है ना, इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, एंगलर और प्लैंकटन, ये भी सुना होगा। तो नाम तो सुने होंगे, लेकिन इनके ये जो नाम है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो वैसे इसका आंसर जो है वो सी है, ABCD बिल्कुल सही स्टेटमेंट एक साथ मिला के रखे हुए हैं। जब भी तुमको ऐसे समझ में नहीं आए और नेगेटिव नहीं हो तो सीधे लगा दिया करो, ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके सही होने के, बट इसको की गारंटी नहीं है ना, इसी पे तुक्के वाली बात बोल रहा हूँ। आंसर क्या हो गया इसका, सी। अगर सी लगाया आपका तो सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2024। तो इसका आंसर है प्रोटेक्ट हैबिटाट, प्रोटेक्ट बर्ड्स। बाकी तो समझ में आ रहा होगा, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स, प्रोटेक्ट बर्ड्स तो मुश्किल है, प्रोटेक्ट फ्रूट, प्रोटेक्ट बर्ड्स, फूड तो हम उगा ही ले रहे हैं, ग्रेन हम उगा ही ले रहे हैं, तो इस केस में प्रोटेक्ट हैबिटाट, मतलब उनका हैबिटाट को प्रोटेक्ट करो, उनको भी प्रोटेक्ट करो, और अपन जो दोनों का को एग्जिस्टेंस है उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करो, ठीक है। को एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही थी यहाँ पे। आगे, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। फाइटोटेल्मेटा के बारे में पूछा गया था यहाँ पे। और फाइटोटेल्मेटा क्या होता है, फाइटोटेल्मेटा एक एडेप्टेशन है, जैसे आपका बड़ा सा ट्री है, तो ट्री के ऊपर यहाँ पे ऐसी ब्रांच निकल रही है, तो यहाँ पे जो जगह है, एपिफाइट्स वगैरह जो उगते हैं उनको फाइटोटेल्मेटा या इस तरीके के शब्द से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन जो है बेसिकली वो ये है कि दिस इज स्मॉल बॉडीज ऑफ वाटर हेल्ड बाय लीव्स और फ्लावर्स और इन द ट्री होल्स कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। तो पानी के अंदर क्या रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ह्यूज पॉन्ड बिल्कुल भी नहीं, ह्यूज पॉन्ड बिल्कुल भी नहीं, सैंड ड्यून बिल्कुल भी नहीं। तो फाइटोटेल्मेटा, फाइटो से समझ में आ रहा था, प्लांट के बारे में बात कर रहा है, तो इसमें ध्यान रखना है कि ह्यूज पॉन्ड वाली बात नहीं है, इसके बारे में बात थी। आंसर क्या हो सकता है, डी। नेक्स्ट, कंजर्वेशन एम्स टू रिस्टोर द बैलेंस बिटवीन, व्हाई यू कंजर्व थिंग्स, ह्यूमंस एंड एनवायरनमेंट। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ दिमाग नहीं लगाना था।
मैनी बर्ड स्पीशीज ऑन आइलैंड विथ नो प्रीडेटिंग मैमल्स हैव। तो एक आइलैंड है, उसके ऊपर कोई प्रीडेटिंग मैमल्स नहीं है, मतलब कोई भी शिकारी नहीं है ना, कोई भी शिकारी स्तनधारी वहाँ नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, उसके अंदर लॉस द रिप्रोडक्शन एबिलिटी, रिप्रोड्यूस ही नहीं करेगी तो क्या होगा। इसके लिए बहुत अच्छा एग्जांपल तुम यूज कर सकते हो डोडो का। डोडो को थोड़ा सा याद करो, डोडो के केस में ऐसे कुछ हुआ होगा, लॉस द एबिलिटी टू फ्लाई, या दिस इज द केस, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रिडेशन नहीं है तो उसको उड़ने की ऐसे जरूरत नहीं है। हाँ, एक इंटरेस्टिंग पेज जो टफ हो सकता था थोड़ा क्वेश्चन, ये एबिलिटी टू फाइट वाला है। बट देखो शिकारी नहीं है वो तो मान लिया, लेकिन मेट चॉइस के लिए आपको फाइट करना पड़ सकती है, स्पेस के लिए आपको फाइट करना पड़ सकती है, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जिसको आप कहते हो, तो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन तो वहाँ पे है ना, प्रेडेटर नहीं है मान लिए बात तो। बट सिर्फ मैमल्स बोला उन्होंने, दूसरे प्रेडेटर भी तो हो सकते हैं, एम्फीबियंस हो सकते हैं, आपके रेप्टाइल्स हो सकते हैं, लाइक स्नेक हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है। दैट्स व्हाई फाइट वाली जो बात है थोड़ी सी ट्रिकी लगती है। लॉस द एबिलिटी टू कॉलोनाइज, नहीं यार ये भी अगेन नॉट दैट रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सॉरी, आंसर क्या हो जाता है आपका बी, लॉस द एबिलिटी टू फ्लाई। फ्लाई करने की जरूरत नहीं होगा, वेट बढ़ जाएगा, मोटे हो जाएंगे, वो आराम से घूमते फिरते रहेंगे, वो सारी चीजें ऐसा रहेगा। डोडो के केस में से कुछ हुआ होगा। द कार्बन साइकिल इज अनयूजुअल न्यूट्रिएंट एलिमेंट साइकिल बिकॉज, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, कार्बन साइकिल क्यों अनयूजुअल है, क्योंकि इसका सीधा आंसर है ये एंडोथर्मिक है। इट डज नॉट इन्वॉल्व डीकम्पोजर, नहीं भैया डीकम्पोजर तो है। बेसिकली कार्बन साइकिलिंग में होता क्या है, आपके पास इनऑर्गेनिक चीजें होती हैं, इनऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड होते हैं CO2 टाइप के, उसको फिक्स कर दिया जाता है ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड में वाया फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस के द्वारा जब उसको फिक्स करते हो आप, फिर वो कंज्यूमर्स कंज्यूम करता है, और फिर डीकम्पोजर्स जो होते हैं वो वापस से उसको क्या कर देते हैं, ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन सब में एनर्जी लगती है, दैट्स व्हाई एंडोथर्मिक हीट का तुम बोल सकते हो रिक्वायरमेंट होता है यहाँ पे। और एनर्जी फ्लो नहीं होता है इसके अंदर, देखो यहाँ से एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, ये तो हो गया गलत। एनर्जी इंटेंसिव, एनर्जी इंटेंसिव बोल सकते हैं एक हद तक, लेकिन उससे ज्यादा बेटर वर्ड हुआ क्या, इट इज एंडोथर्मिक, मतलब ये हीट एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग से। बाकी डिकम्पोजर तो इन्वॉल्व है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर इज सी। नेक्स्ट, यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडी अकर्स व्हेन। यूट्रोफिकेशन क्या होता है, जब आपके एल्गल ब्लूम बन जाए बहुत ज्यादा। और एल्गल ब्लूम क्यों बनते हैं, जब आपके पास में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो है उनका कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तो सल्फर लेवल इंक्रीज नहीं, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बात करूँ तो डिजोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज, डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज होता है ना, वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिक्रीज आना चाहिए था। वाटर टेम्परेचर इंक्रीजेस, वाटर टेम्परेचर के बारे में ऐसी कोई बात लिखी नहीं जाती है। द फॉस्फेट एंड नाइट्रेट लेवल इंक्रीजेस, यार दिस इज ट्रू, फॉस्फेट और नाइट्रेट लेवल दोनों इंक्रीज हो जाएंगे और उस वजह से आपके। अगला, पिरामिड ऑफ एनर्जी, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। पिरामिड ऑफ एनर्जी में हम क्या बात करते हैं, ये आपके ट्रॉपिक लेवल्स हैं, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ 100% है तो उसका 10% यहाँ जाएगा, एग्जैक्ट 10% नहीं होता है, रेंज होती है ये 1% और 0.1%। तो इट कैन नेवर बी इन्वर्टेड, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इसको एनर्जी दे रहा है फिर ये इसको एनर्जी दे रहा है, हमेशा प्रोड्यूसर से एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी। नेक्स्ट, ग्रब। अब ग्रब, ये अच्छा सवाल था ग्रब वाला। तो ग्रब जो है इन्होंने क्या किया था भैया, अगर हम इसकी बात करें तो ग्रब जो है इन्होंने आपका दिया था रीजनरेशनल निश के बारे में बात की थी इन्होंने, ठीक है, ही गेव द वर्ड रीजनरेशनल निश। और रीजनरेशनल निश जो है आपका यहाँ पे ये बोल सकते हो आप कि किस तरीके से या कितनी फास्ट वो रीजनरेट हो जाती है, मतलब रेजिलियंस एक कॉन्सेप्ट तुमने पढ़ा होगा, रेजिलियंस, रेजिलियंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात की जा रही है, और रीजनरेशनल निश के बारे में बात की थी। रेक्टिफिकेशन निश ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा इकोलॉजी में कोई आता नहीं है। हाइब्रिड निश, ये हाइब्रिड स्पीशीज कहाँ पे मिल सकती है उसके बारे में बात की जाती है। मल्टी डायमेंशनल निश, तो ये तो आपका हचिनसन ने एक शब्द दिया था, एन डायमेंशनल हाइट पर वॉल्यूम, और उसी के बारे में बात है। आंसर ग्रब जो है उन्होंने क्या दिया था, रीजनरेशनल निश। रेजिलियंस ऑफ द कम्युनिटी की खराबी हुई तो वापस से वो स्टेबल होकर अपनी जगह पे कैसे आ जाती है, फटाफट फटाफट से फटाफट ऐसा। बाकी फंडामेंटल निश, रियलाइज निश, इसके बारे में तुमने सुना ही होगा, ये दोनों निश के बारे में भी पता रखना है। ये भी आपका किसने दिया था, हचिनसन ने दिया है, याद रखना। अगला, द स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ होल कम्युनिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑफ ऑर्गेनिज्म सॉरी इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं हम लोग सिन इकोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिन इकोलॉजी। इस सिन इकोलॉजी के बारे में हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। और बेसिकली जो सिन इकोलॉजी है तो उसकी वजह से समझ सकते हो कि ये पूरी की पूरी कम्युनिटी के बीच के जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उस कम्युनिटी के अंदर, उनके बीच के इंटरेक्शंस के बारे में बात करती है कि उनके सेल्फ इंटरेक्शंस क्या करते हैं। सिन मतलब एक जगह पे, जैसे तुमने सिम्पेट्रिक सुना होगा वैसा कुछ है ना, तो इसके बारे में बात ध्यान रखना है। और बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास।
अब बाकी जो ऑट इकोलॉजी वगैरह है तो नेचुरल इकोलॉजी तो जो नॉर्मल इकोलॉजी उसको बोलते हैं। को इकोलॉजी जैसा कोई ऐसा यूजुअल वर्ड होता नहीं है। ऑटो इकोलॉजी तुम थोड़ा सा देख सकते हो कि यहाँ पे हम एक स्पीशीज के बारे में बात करते हैं, ध्यान रखना, सिंगल स्पीशीज, और उसका क्या सेटअप है पूरा उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं, ये लिख लेना कहीं पे ना, ऑटो इकोलॉजी। नेक्स्ट, सक्सेशन इज अ नेचुरल चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड क्या, फ्लोरा एंड फौना। क्या इसको मैं एक साथ स्पीशीज कॉम्पोजिशन नहीं बोल सकता हूँ क्या? फ्लोरा और फौना क्या है, प्लांट और एनिमल, तो स्पीशीज कॉम्पोजिशन में सभी आ जाएंगे, एंड दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगला, चिपको मूवमेंट, और ये बहुत बड़ा सवाल था। चिपको मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर, इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर, इसके बारे में बात करी गई थी हमारे चिपको मूवमेंट में कि जो गरीब लोग हैं वो किस तरीके से अपने लिए इन्वायरमेंट को चाहते हैं, या वो किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास का जो सराउंडिंग है, जो वातावरण है उसको मेंटेन करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने फाइट लड़ी। पता ही होगा तुमको इसके बारे में, है ना, जो आपके ट्रीज पे चिपक गए थे और फिर उसको काटने से वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो वो सारा सेटअप जो है आपका इन्वायरमेंटलिज्म ऑफ द पुअर के बारे में बात करता है। ठीक है, हिमालयन रीजन में हुआ था 1970s के आसपास। तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि लोकल कम्युनिटी के बारे में बात करता है, ना, लिख देता हूँ यहाँ पे, लोकल कम्युनिटी डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट, उसके बारे में बात करता है। ओके, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन थियरी, स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से आ जाना, तो लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम दी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। लाइफ केम फ्रॉम अदर, ये कॉस्मोजोइक हो गया। प्री एग्जिस्टिंग, ये आपका स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं है, बायोजेनेसिस के बारे में बात कर रहा है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कॉम्प्लेक्सेस कैप्सूल्स, आई मीन ये तो आपका आगे जाके कोई सर्वेट्स और वो सब डेवलप होगा, तो ये अलग कहानी है, वो आगे जाके आएगी, पहले नहीं आएगी। देन व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईरा, तो ईरा तो मतलब तुमको पता ही होगा इसके बारे में, तो कि अभी कौन सा चल रहा है, सीनोजोइक चल रहा है, तो सीनोजोइक दो में ही है, एंड में, इन दो में, तो ये तो गलत ही हो जाता है। अभी सीनोजोइक क्या चल रहा है ना, पीरियड कौन सा चल रहा है अभी, विच पीरियड इट इज, कौन सा पीरियड है बताओ, तो कमेंट में करो, नीचे पे लिखो। नो ठीक है, आ जाते हैं इधर, इसका आंसर क्या है, सी आंसर है इसका, एजोइक, जिसमें बिल्कुल लाइफ वगैरह थी नहीं, गर्मी वगैरह बहुत ज़्यादा। फिर आर्क्योजोइक, थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ, प्रोटेरोजोइक, पेलियोजोइक, मीजोजोइक, और आज क्या है, सीनोजोइक, तो सी इज द करेक्ट आंसर, तो डी बी ए गलत। नेक्स्ट, द प्राइमरी लिविंग सेल्स वर, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड वेरी कंट्रोवर्शियल एज वेल। यूजुअली देखा जाए तो जो प्राइमरी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो कीमो हेटरोट्रॉप्स रहे होंगे, और नहीं, कीमो ऑटोट्रॉप्स रहे होंगे, तो मुझे कंफ्यूजन आता है। कीमो ऑटोट्रॉप्स, इसका मतलब क्या है, तीन शब्द है, कीमो एनर्जी सोर्स जो होगा वो केमिकल होगा, ऑटोट्रॉप्स मतलब ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करेंगे फॉर कार्बन सोर्स, और उसको फिर अपने लिए ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये छोटा सा एक इवेंट जो है ये ध्यान रखना है। लाइक ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स होता है प्लांट्स वगैरह, तो प्लांट्स भी यही करते हैं, इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, लाइट हो जाती है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, तो फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं उसको। यहाँ आंसर क्या है, कीमो ऑटोट्रॉप्स। और ऐसा क्यों है, कीमो हेटरोट्रॉप्स क्यों नहीं है, क्योंकि कीमो हेटरोट्रॉप्स अगर पहली बार आते हैं तो ये दूसरे लोगों के ऑर्गेनिक कंटेंट पे डिपेंड करते हैं, लेकिन यहाँ तो ऑर्गेनिक कंटेंट बना ही नहीं है शुरुआत में, है ना अपन, शुरुआत में ऑर्गेनिक कंटेंट किसने बनाया होगा, किसी ने भी नहीं, सब कैसा होगा, इनऑर्गेनिक कंटेंट होगा, इसलिए करेक्ट आंसर जो ज्यादा माना जाता है, ऑल्दो इन दोनों के अगेन ही कंट्रोवर्सी है, पर ज्यादा माना जाता है वो कौन सा है, कीमो ऑटोट्रॉप्स, ये एनसीईआरटी में से था। अगला, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवलमेंस इवोल्यूशन इज, तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस तो साथ में होने वाले हैं। होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि होमो इरेक्टस को हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट ह्यूमन लाइक आउट ऑफ अफ्रीकन थ्योरी को फॉलो करने वाले लोग थे, तो होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस दो जगह दिख रहे हैं, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस दो जगह ये है ना। ऑस्ट्रेलोपिथेकस रामापिथेकस, तो इस केसेस में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस एंड रामापिथेकस, एंड दैट्स व्हाई एबीसी इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन इज योर डी। आई होप ये तक यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रामापिथेकस, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is measured by molecular clock, molecular clock से आप क्या मेजर करना चाहते हो, rate of changes in variation, rate of changes in species composition, no, rate of changes in adaptation, no, molecular clock से आप क्या देखते हो, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंजेस इन दी डीएनए, जी इसका सीधा सीधा आंसर है। तुम थोड़ा सा एलिमिनेट करते हैं, मॉलिक्यूलर क्लॉक के बारे में बात कर रहा है, मॉलिक्यूलर कोई तो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, यानी यहाँ पे आंसर ए। जेनेटिक डाइवर्जेंस, ये बहुत अच्छा सवाल था, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था और टफ क्वेश्चन था, ये कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे लिखे इन्होंने। जेनेटिक डाइवर्जेंस इज नोन एज, जेनेटिक डाइवर्जेंस का क्या मतलब होता है, मान लो कॉमन एंसेस्टर है, जैसे फाइलोजेनेटिक ट्री चला,
यहाँ पे एक ब्रांचिंग होती है और एक इधर निकल जाता है ना। मान लो ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है, सही है। ए बी सी, ए जो है आपका कॉमन एंसेस्टर है। अब इन दोनों के बीच में इतने डाइवर्जेंस आ गए हैं कि अगर आप आज मिला के बी और सी को, मेल और फीमेल को एक साथ रख देते हो तो ये इंटरब्रीड नहीं कर पाता है। तो ये एक दिन में 10 दिन में ऐसा तो होगा नहीं, इसमें इट विल टेक सम टाइम। तो जितना लंबा टाइम होगा उतना ज़्यादा क्या होते चले जाएंगे डाइवर्जेंस। हो सकता है कि बी फिर आगे और निकल जाए इधर और बी डैश बना ले, इधर सी और निकल जाए, सी डैश बना ले और ज़्यादा डाइवर्ज हो जाए। तो यूजुअली यहाँ पे दो स्टेटमेंट है जो थोड़े से कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, मैक्रो एवोल्यूशन और माइक्रो एवोल्यूशन। लेकिन माइक्रो एवोल्यूशन क्योंकि छोटे पीरियड का होता है, 100 ईयर्स या ऐसा कुछ, 100 to 1000 समथिंग, और इस केस में इसलिए माइक्रो एवोल्यूशन नहीं है, अडेप्टेशन नहीं है, वेरिएशन नहीं है, आंसर क्या होता है माइक्रो एवोल्यूशन, क्योंकि हमको डाइवर्जेंस चाहिए, मतलब स्पेसिएशन की बात कर रहे हैं हम थोड़ा बहुत यहाँ पे। अगला, द इंटरैक्टिंग स्पीशीज इवॉल्व टुगेदर इन रिस्पांस टू ईच अदर इज कॉल्ड एज, अगेन कोएवोल्यूशन। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। इसका आंसर सिम्बायोसिस भी हो सकता था, लेकिन सिम्बायोसिस का सिर्फ एक ही मतलब होता है, लिविंग टुगेदर, साथ में रह रहे हैं वो, इवॉल्व नहीं कर रहे हैं वो साथ में। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, इवॉल्व टुगेदर, इस वजह से आंसर क्या हो गया, कोएवोल्यूशन। लोगों ने सिम्बायोसिस लगाया होगा, आई एम प्रीटी मच श्योर। नेक्स्ट, एनिमल्स आर एक्टिव एट सनराइज एंड सनसेट टाइम, सच एनिमल्स आर कॉल्ड। ये नॉकटर्नल होगा, तो ये तो डे के टाइम में होता है, सॉरी रात के टाइम में निशाचर लिखा होगा इधर, मेरा मेरे पापा बोलते हैं मेरे को निशाचर। इधर दिनचर है, डायरनल। क्रेपस्कुलर, क्रेपस्कुलर जो है वो यही है, ये ट्वाइलाइट शब्द के लिए बोला जाता है क्रेपस्कुलम, और उससे निकला है। तो ट्वाइलाइट मतलब आपका ये ट्विलाइट, सनसेट और सनराइज के बेसिस पे कॉन्सेप्ट क्रेपस्कुलर। नेक्स्ट, in dishonest signaling communications, both sender and receivers are harmed, benefited. Sender is benefited, receiver may be harmed or stay neutral, and sender is harmed and receiver is benefited. देखो अगर सेंडर को जहां पे भी हार्म लिखा हुआ है तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो ये लिखा हुआ है बोथ सेंडर एंड हार्म। तो अगर सेंडर जो मिमिक्री कर रहा है, भाई अगर तेरे को मिमिक्री करने से नुकसान हो रहा है तो मिमिक्री कर ही क्यों रहा है, समझ लो ना तुम इस चीज को। तो सेंडर वाला जहां पे भी हार्म लिखा है वो तो ऐसा चले मेरे। बच्चे दो, बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर बेनिफिटेड। अगर ये मुलेरियन मिमिक्री लिखा होता है यहाँ पे, या यहाँ पे ऑनेस्ट सिग्नलिंग लिखा होता तो मैं यह आंसर लगाता बी, कि सेंडर और रिसीवर दोनों बेनिफिट हो रहे हैं। लेकिन ये डिसऑनेस्ट सिग्नलिंग है। डिसऑनेस्ट सिग्नलिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे बेईमान संदेश संचारों में, है ना, क्या हिंदी बड़ी, बेईमान संदेश संचारों में आपका क्या होता है, सेंडर तो बेनिफिट होता ही होता है जो मिमिक्री कर रहा है, मिमिक और मॉडल, बट जो रिसीवर है या तो वो हार्म हो सकता है या वो न्यूट्रल भी रह सकता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि यहाँ पे जो ये बेनिफिट ले रहा है किस हद तक बेनिफिट ले रहा है, वरना फिर प्रेडेटर सीख जाएगा। और अगर आपने CSR नेट सेक्शन बी का मेरा वीडियो देखा है, या आपने कहीं पे भी सेक्शन बी सॉल्व करके गए हो आप जून 2024 का, तो आपको ये सवाल आसानी से बन सकता था। मतलब नेट के सेक्शन बी में से 30 to 35 क्वेश्चन आराम से आए हैं, इतना पेपर आया है, 30 to 35 क्वेश्चन। तो बी सेक्शन इंपॉर्टेंट है वैसे, एमपी साइट अगर दे रहे हो तो, बाकी तो है ही है, नेट तो नेट ही है फिर, है ना। अच्छा सर, नेट के हिसाब से अगर बात करें तो सेक्शन सी का अगला वीडियो होने वाला है, CSR नेट जून 2024 का सेक्शन सी। और बाकी PBPTS का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है टेस्ट सीरीज के लिए। नेक्स्ट, both parents male and female are involved in care of young, तो गिबन्स, टैमराइन्स, मार्मोसेट्स, आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तीनों जो है ये आगे क्या है, एप्स के आसपास आते हैं। ये ओल्ड वर्ल्ड मंकी, न्यू वर्ल्ड मंकी, इसमें एवोल्यूशन में पढ़ा होगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाता है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, इफ सेवरल डिफरेंट सैंपल्स ऑफ DNA आर मेल्टेड, अगर अलग अलग कई सारे सैंपल्स को मेल्ट करते हैं, इट इज फाउंड द मेल्टिंग टेम्परेचर इज हाईएस्ट फॉर दोज DNA मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ व्हाट, GC कंटेंट। ये लिखा, जीसी कंटेंट पे चलता है ना सारा, जीसी कंटेंट जो होंगे वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे, तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा। एडेनिन एंड गुआनिन नो, थायमिन एंड एडेनिन नो, साइटोसिन थायमिन नो, आंसर इज जीसी कंटेंट। नेक्स्ट, number of restriction enzymes that recognize different target sequence but produce the same staggered ends or overhangs, इनको क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं आइसोसाइजोमर। सब तो बोलोगे यार ये तो कभी सुना ही नहीं हमने, तो टफ क्वेश्चन है। आपने आइसोजाइम्स नहीं सुना है क्या, आपने राइबोजाइम नहीं सुना है क्या, आपने जाइमोजाइम नहीं सुना है क्या? अगर आपने तीनों शब्द अभी नहीं सुने हैं तो सर आप तैयार नहीं हो अभी, आपको अभी बहुत मेहनत की जरूरत है, आप अभी एग्जाम के लिए तैयार नहीं हो, मेहनत करो थोड़ा सा, ठीक है। तो आइसोजाइम, राइबोजाइम और जाइमोजाइम, ये जो है ये RNA एंजाइम है, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। आइसोजाइम जो होता है इनका क्या रहता है, अलग अलग जगह पे मिलते हैं, एक टाइप की रिएक्शन कैटालाइज करते हैं, लेकिन इनका फिजिकल पैरामीटर KM VM वगैरह जो होता है वो अलग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट, ये तीनों एलिमिनेट हो गए, आंसर हो गया ये।
तो अब आइसोकोडामर क्या होता है ये भी बता दूं, आइसोकोडामर। नेक्स्ट, imagining specimens that are too big to be imaged using other microscope based imaging methods, that is like vertebrate embryo, एक बड़ा सा एम्ब्रियो है, वो किससे आप कर सकते हो। तो अब ये क्वेश्चन देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है या तो बोल सकते हो टेक्निक में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मल्टीपल फोटोन माइक्रोस्कोपी, ऑप्टिकल प्रोजेक्शन टोमोग्राफी, स्पिनिंग डिस्क कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी और लेजर स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। देखो लेजर स्कैनिंग कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी वगैरह ये तो यूज नहीं की जा सकती है क्योंकि इनका पेनिट्रेशन जो है वो लिमिट तक है। स्पिनिंग डिस्क में भी सेम इशू है, तो इनका भी पेनिट्रेंस का इशू है। दो बचते हैं यहाँ पे मल्टीपल फोटोन और ऑप्टिकल प्रोजेक्शन टोमोग्राफी। तो अगर तुमने सीटी स्कैन के बारे में पता होगा तुमको, कंप्यूटेड टोमोग्राफी बोलते हैं उसको, और उसके बेसिस पे हम 3D इमेजिंग करते हैं पूरा, और 3D इमेजेस बनाते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, उसी से तुम इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है वो यही है, ऑप्टिकल प्रोजेक्शन टोमोग्राफी। इसको डिटेल में पढ़ाया जा सकता है लेकिन अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इसके ऊपर। मल्टीपल फोटोन माइक्रोस्कोपी इसके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि उसके भी लिमिटेशन है बड़े स्पेसिमेन। नेक्स्ट, ओके नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये बायोस्टैट्स का क्वेश्चन है। द एक्सटेंशन ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस व्हिच इंक्लूड द कोवेरिएंस ऑफ द आउटकम ऑफ द यूनिवेरिएट एनोवा इज। तो एक्सटेंशन मतलब एनोवा का एक एक्सटेंशन चाहिए आपको, और एनोवा का जो एक्सटेंशन होता है जो यहाँ पे पूछा गया है वो है आपका एनकोवा। तो यहाँ पे थोड़ा सा तुमको इसको समझना पड़ेगा कि है क्या, लाइक प्रोग्राम्स क्या हैं ये बायोस्टैटिस्टिकल प्रोग्राम्स। तो बेसिकली ये है ऐसा कि मान लो तुमको एक स्कूल में आप टेस्ट कंडक्ट कराते हो, तो ये जो टेस्ट है ये आपका एक क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप जो देखना चाह रहे हो दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इसके साथ में और क्या क्या वेरिएबल्स हैं जो आपको देखना है। आपको देखना तो टेस्ट स्कोर्स हैं एक क्लास में या दो तीन क्लास में, ठीक है, तीन क्लास का ले लेते हैं अपन, 1 2 और 3। तीन क्लास के अपन टेस्ट स्कोर देखेंगे, फिर उसका मीन निकालेंगे और देखेंगे कि कौन सा टीचर कैसा क्या पढ़ा रहा है। लेकिन सिर्फ टीचर के पढ़ाने से काम नहीं होगा, और भी वेरिएबल्स है। क्या, बच्चे की अटेंडेंस क्या है ना, जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जैसे कि बच्चे की अटेंडेंस कितनी रही लेक्चर के दौरान, बच्चे का प्रायर नॉलेज कितना है, बच्चा घर पे काम कितना कर रहा है, रिविजन कितने किए उसने, वो सारी चीजें। जब तक आप उनको नहीं लेते हो तो ये जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इन्हीं को बोलते हैं कोवेरिएट्स, जो आपके क्या करते हैं, आपके जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल जिस पे आप डेटा बना रहे हो, जिस पे आप अपना एनालिसिस करने वाले हो, उसको बदल सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लो ना, मान लो तीन क्लास में से एक क्लास के बच्चे जो हैं ये पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को, इन्होंने अभी अभी नया नया पढ़ा है, तो ये ज़्यादा स्कोर करेंगे उससे। तो आपने प्रायर नॉलेज को तो कंसिडर ही नहीं किया और आपने बोल दिया अरे ये इस क्लास के बच्चे अच्छे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि कोवेरिएट्स क्या है। तो एनोवा में क्या है, ये एक इशू है कि वो कोवेरिएट्स को मिनिमाइज नहीं करता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेटा ले लेता है लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मिनिमाइज, ये तुम बोल सकते हो, उसको कंसिडर नहीं करता है। बट एनकोवा में क्या है, इसमें कोवेरिएंट्स का भी हम ले लेते हैं, और कोवेरिएंट्स लेने की वजह से ये बेसिकली क्या करता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं जिसके ऊपर हमारा ऐसा कोई तुम बोल सकते हो कि बस नहीं है, जो ऑटोमेटिकली चल रहा है, तो उस केस में फिर आपका क्या रहेगा, यहाँ पे ये उसके इफेक्ट को मिनिमाइज कर देता है, तो आपको बेटर रिजल्ट मिल पाते हैं कि आपका जो टेस्ट स्कोर है वो किस कारण जा रहा है। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल भी बना सकते हो, मान लो तुमने एक नया टीचर यहाँ रखा, दूसरा टीचर यहाँ रखा, तीसरा टीचर यहाँ रखा, फिर तीनों की परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हो तो उसमें भी ये लगेगा। बट सिर्फ टीचर की परफॉर्मेंस अगर आपको चेक करनी है तो टेस्ट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है आप सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं कर सकते, आपको ये सारे कोवेरिएट्स भी लेना पड़ेंगे। बाकी मैनोवा, पोस्ट हॉक, फिशर एग्जैक्ट, ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये इससे रिलेटेड नहीं है। मैं इनके बारे में बात कर सकता हूँ लेकिन फिर वही बात होगी कि बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट, द मेथड दैट कैन सीक्वेंस अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट द नीड फॉर द इंटरवेनिंग पीसीआर एम्पलीफिकेशन, chemical labeling step, or the need for the optical instrumentation to identify the chemical labeling and have potential for high throughput low cost sequencing। इसको क्या बोलते हैं, अगर तुम नोटिस करो तो उन्होंने सभी बोल दिया क्या है, इसको कहा जाता है नैनोपोर सीक्वेंसिंग। क्या बोलते हैं, नैनोपोर सीक्वेंसिंग। तो नैनोपोर सीक्वेंसिंग में हम क्या बोलना चाह रहे हैं, तो ये आपका एक पोर होगा, उस पोर में से आपका क्या करेंगे, आप डीएनए को स्ट्रैंड को निकालोगे, डबल स्ट्रैंडेड होता है यहाँ तक, उसमें से एक स्ट्रैंड आपके अंदर जाती है, और यहाँ पे इसके बेसिस पे आपका एक पर्टिकुलर ग्राफ ऐसा करके आता है जो एटीजी से समझाता है आपको। तो एटीजी के बेसिस पे आपको समझना रहेगा कहाँ पे क्या है, तो आंसर कितना होगा, नैनोपोर सीक्वेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी प्योर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज कैन बी प्रोड्यूस इन रैट्स एंड माइसेस इन। ये अच्छा सवाल था, बट यहाँ पे आपसे एक्सपेरिमेंटली पूछा है कि आप कहाँ पे उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसमें वैसे तो देखा जाए तो लिम्फेटिक फ्लूइड जो है वो उसका नेचुरल अरेंजमेंट है कि नेचुरली वो वहाँ पे मिलती है, लेकिन लिम्फेटिक फ्लूइड जो है यहाँ पे नेचुरली मिल रही है वो, ध्यान देने वाली बात ये है।
हमको यहाँ पे प्रोड्यूस करने की बात की गई है, और उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे एसाइटिक फ्लूइड आंसर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एब्डोमेन में इंजेक्ट करते हैं हमारा जो एंटीजन या जो भी हमको जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनानी है, और फिर वहाँ पे हम एंटीजन के अगेंस्ट कहाँ पे करते हैं, एब्डोमेन के अंदर, और उससे उसको हो जाता है एसाइटिस। और एसाइटिस होने के बाद में उसके अंदर मतलब जो पेट होता है उसके अंदर पानी भरा जाता है, जिसको हम बोलते हैं एसाइटिक फ्लूइड। पानी नहीं होता है, बेसिकली फ्लूइड होता है, और उसके अंदर आपके पास में क्या मिलती है, ये सारी चीजें मिल जाती है, पॉलीक्लोराइड एंटीबॉडीज। आंसर क्या हो गया आपका, एसाइटिक फ्लूइड। सिनेबल फ्लूइड ये आपके जॉइंट वगैरह में होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, और इधर आपका ये हिंज जॉइंट वगैरह में। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये भी बताया था, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, इम्यूनोसॉर्बेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसको हम आईसैम बोलते हैं, ये एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है फॉर विजुअलाइजिंग वायरस पार्टिकल बाय यूजिंग वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडीज व्हिच आर कॉन्जुगेटेड टू। तो बेसिकली इम्यूनोसॉर्बेंट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम गोल्ड पार्टिकल को यूज करते हैं। तो गोल्ड पार्टिकल बेसिकली क्या होता है, ये प्रोटॉन डेंस होने की वजह से अच्छी इमेजिंग देता है, प्रोटॉन डेंस होने की वजह से अच्छी इमेजिंग देता है, एंड दैट इज वाई हम बोलते हैं कि हाँ बढ़िया यार ये अच्छी चीज़ है आईसैम। तो ये बात ध्यान रखना है कि एंटीबॉडीज गोल्ड पार्टिकल से कॉन्जुगेट रहेंगी, और उसके बेसिस पे फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ पे वायरसेस हैं, क्योंकि एंटीबॉडी वायरसेस से जाके चिपक जाएंगी। मान लो ये ह्यूमन बॉडी है कहीं पे, और आपको कहीं वायरल इन्फेक्शन चेक करना है, तो अगर यहाँ पे कहीं से आ रहा है, तो वहाँ पे फिर आपको समझ में आएगा। ऑल्दो ऐसे नहीं होता है ये प्रोसेस, इसके अलग तरीके से होता है, बट बेसिक आइडिया यही है। सिल्वर पार्टिकल, प्लेटिनम पार्टिकल, क्रोमियम, ये सब यूज नहीं होता है। क्या है सर? सोशियोमेट्रिक्स, sorry, sociometric metric sampling in study of behavior is used for studying interactions between। देखो सोशल इंटरेक्शन आपको अगर स्टडी करना है तो आप पेयर्स में नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका जो डेटा होगा वो बहुत स्क्यूड हो जाएगा। आपने बोला कि हम तो सिर्फ शादीशुदा लोगों का ही डेटा लेंगे, तो आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो मैरिड नहीं है वो किस तरीके से सोचते हैं, तो आपका उनका सोशल इंटरेक्शन आपका छूट जाएगा। आपने पेरेंट और यंग वन को ले लिया तो फिर आपने बहुत स्क्यूड कर दिया, अपने डेटा को स्पेसिफिकली कर दिया। इंडिविजुअल एक सही आंसर है, क्योंकि इंडिविजुअल में पेरेंट और यंग भी आ गया, मैरिड और अनमैरिड भी आ गए। प्रे प्रीडेटर फिर वही बात आ जाएगी, बहुत ही ज्यादा नैरो डेटा की रेंज हो जाएगी, एंड दैट्स व्हाई ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर क्या हो गया, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल प्रे प्रीडेटर में भी लग सकता है, क्योंकि वहां पे भी तो इंडिविजुअल ही होंगे, है ना। नेक्स्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ओके, एमआरआई पे क्वेश्चन है। Works very well in routine clinical imaging of large volume soft tissues because of abundance of। तो भैया जब भी मैग्नेटिज्म की बात आती है वहाँ पे सारा खेल जो होता है वो किस पे आ जाता है, प्रोटॉन्स पे आ जाता है, क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो मैग्नेटिज्म में अलग तरीके से बिहेव करते हैं, बेसिकली चार्ज पार्टिकल इन दिस थिंग। तो उसके बेसिस पे आपका यहाँ सारा सेटअप चलता है। तुमने एनएमआर अगर पढ़ा है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो उसमें भी जो होता है न्यूक्लियस लेते हैं और उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सारा खेल होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, प्रोटॉन। देन अगला क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल था भैया, इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, नॉट दैट इजी वन। तुक्का मारा तो अलग बात है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। इन रेडियोएक्टिव डिके अ न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड टू प्रोटॉन बाय द इजेक्शन ऑफ, क्या निकाल देते हो आप, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बन जाता है। तो पॉजिट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज निकालोगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन कैसे बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन बन जाएगा ना। अल्फा पार्टिकल ये भी पॉजिटिव चार्ज है। गामा रेज वहां से निकल नहीं सकती, गामा रेज जो है आपका वो क्या है, आपका न्यूट्रॉन से रिलीज होती है, आपको कन्वर्ट करना है के अंदर, उसको प्रोटॉन के अंदर, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, नेगेट्रॉन। अब नेगेट्रॉन कहाँ से आएगा, तो बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है आपका, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स के अंदर क्वार्क्स होते हैं, है ना, और उस क्वार्क्स में आपका जो नेगेट्रॉन होता है ये नेगेटिवली चार्ज क्वार्क होता है। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे सब एटॉमिक पार्टिकल में भी नीचे लिखा है क्वार्क्स। तो यहाँ पे नेगेट्रॉन जो है, जिसको हम लोग एंटी न्यूट्रिनो भी बोलते हैं, मतलब एंटी मैटर ऑफ न्यूट्रिनो, वो भी आपका एक सेटअप होता है, और ये बीटा माइनस डीके होता है, बीटा माइनस डीके। तो अगर तुम चाहो रेडियो एक्टिविटी पढ़ना तो बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। और तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या है, नेगेट्रॉन। नेगेट्रॉन में नेगेटिवली चार्ज। तो अब न्यूट्रॉन जो है उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, और अल्टीमेटली जब आप उसमें से नेगेटिव चार्ज निकाल दोगे तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समझो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये न्यूट्रॉन है आपका, ये आपका पॉजिटिव कॉक, ये नेगेटिव कॉक। आपने नेगेटिव कॉक को हटा दिया तो अब क्या बच गया यहाँ पे, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव कॉक। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज समझना, यहाँ पे जो प्रोटॉन्स हैं, पहले ये प्रोटॉन जो था न्यूट्रॉन था, अब ये प्रोटॉन बन गया, तो इसकी वजह से जो एटॉमिक मास होता है वो इसका चेंज हो जाता है, लेकिन एटॉमिक, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, उल्टा बोल गया, एटॉमिक नंबर जो होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन एटॉमिक मास जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना है इसका, है ना, क्योंकि वन न्यूट्रॉन वन प्रोटॉन बराबर है। एटॉमिक मास में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंसिडर करते हैं तो वो बराबर ही है। तो यहाँ पे ध्यान देना, एटॉमिक नंबर चेंज, एटॉमिक मास रिमेन सेम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। An enzyme present in E. coli which hydrolyzes lactose into glucose and galactose, सीधा आंसर था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो दिमाग में लगाना था, लेकोपेरॉन में पढ़ा है हमने। Who coined the term centrosome for the structure present in interface
नियर द न्यूक्लियस। सेंट्रोसोम जो है सर वो आपका दिया गया था की बोगरी के द्वारा। ये अच्छा सवाल था आगे, है ना। इसमें ये जो है इन्होंने लाइसोसोम और पेरोक्सोसोम के बारे में बात करी है। लाइसोसोम पेरोक्सोसोम ये डुवे ने दिया था आपका, ठीक है। फ्लॉर्ड और बाकी लोगों का भी काम है, बट मेन चीज का आंसर यहाँ पे क्या है, टीबोगी। अगला क्वेश्चन क्या है, टे सेक्स। ये बहुत अच्छा था। टे सेक्स डिजीज, इसमें क्या होता है आपका, जो लिपिड्स होते हैं वो स्टोर होने लगते हैं। और फिर आई सेल डिजीज, इंक्लूजन बॉडी, पॉम्पीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हर्लर सिंड्रोम, ये सारी डिजीजेस जो होती है किसकी मैलफंक्शनिंग की वजह से होती है, आंसर इज लाइसोसोम। लाइसोसोम में खराबी होगी तो ये सारी दिक्कतें आएंगी। Who discovered the thread-like structure which appeared during cell division and called chromosomes? तो ये जो है आपका, ये अल्टीमेटली ई स्ट्रॉसबर्गर। फॉन्टेना जो है इनका काम न्यूक्लियस पे था। मेरे को पहले फॉन्टेना लग रहा था, बट मैंने फिर वापस अपने नोट्स चेक किए, उसके अंदर ई स्ट्रॉसबर्गर आपका सही आंसर। स्ट्रॉसबर्गर डिफाइंड आपका क्रोमोसोम। Acid is proton donor and base is a proton acceptor. This is your Bronsted Lowry 11th कक्षा की बात। 10वीं क्या है, है ना। आर्यनियस ने क्या बोला था कि एसिड जो होगा वो H प्लस होगा और बेस जो होगा वो O माइनस, इस तरीके की बातें करी है। सोरेनसन पीएच के बारे में बात करते हैं, और ब्रिटेन और रॉबिन्सन जो है इनकी अपनी अलग कहानी, ये पीएच के बारे में बात करते हैं, और ये बफर्स के बारे में, स्टेबल बफर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग अकर व्हेन हिज ब्लड पीएच इज बिलो। अब ये एक बढ़िया सवाल है। बिलो पूछा है तो 8 से नीचे प्लान करता है, 8 से नीचे तो 7.35 टू 7.45 की हमारी रेंज होती है। 7.35 टू 7.45, 8 से नीचे तो बढ़िया रेंज में जा रहे हैं हम, ये तो हो नहीं सकता। 7 बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वैल्यू हो जाएगी। इसका आंसर जो है वो क्या है, 7.25। 7.25 के बाद में आपका यहाँ पे डेथ हो सकती है। हो सकता है कि ये 7 भी ले लें, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी होता है, बट लेकिन जो रिसर्च पेपर मैंने देखे उसके अंदर 7.25 बताया। 7.25 के नीचे अगर पीएच जाता है तो एसिडोसिस अगर हो जाता है तो फिर उसमें डेथ हो सकती है, ठीक है। डिसीजन फॉर सेल डिवीजन इज मेड ड्यूरिंग, यार ये तो बहुत ही आसान सवाल था, पता नहीं क्यों पूछा है इन्होंने, जीवन फेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिटेन डेविसन मॉडल फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ये बहुत ही टाइम पास सवाल था। देखो, प्रमोटर जीन एक्सप्रेशन में रिस्पॉन्सिबल है, सेंसर रिस्पॉन्सिबल है, तो सेंसर को सेंस करने के लिए रिसेप्टर भी जरूरी होगा। ये तीनों चीजें जो है ये आपके जरूरी है। प्रोड्यूसर का कोई लेना देना नहीं, आप प्रोड्यूसर को मतलब पाए नहीं कहाँ जीन एक्सप्रेशन में क्या प्रोड्यूस करता है। अगला, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन बोथ पेरेंटल स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड बाय, क्या बोलूं डीएनए हेलिकेज। नेक्स्ट, द एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज इज प्रेजेंट इन, ये बहुत बढ़िया सवाल था। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अच्छा निकल के आ रहा है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट अगर तुम अच्छी जगह पे पढ़ोगे तुमको समझ में आएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ही चिपका हुआ रहता है आपका क्या, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। मेजरली कहाँ मिलता है भैया, ध्यान रखना, ये आपका मिलता है लिवर में। और करता क्या है ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में मदद करवाता है, और आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनेसिस में, ग्लाइकोजेनेसिस नहीं ग्लाइकोजेनो लाइसिस में, ये मतलब ब्रेकिंग वगैरह में मदद कराता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस में, इंपॉर्टेंट। लिवर में होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, पता होगा। किडनी में भी होता है ये थोड़ा बहुत, किडनी में भी इसका लेवल होता है लेकिन वो बहुत कम होता है, तो वहाँ पे आपका उतना अच्छा ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होता। नेक्स्ट, आफ्टर phagocytosis of the pathogen, the resulting phagosome fuses with the lysosome to form phagolysosome। क्या बोलूँ इसके अंदर, बहुत आसान सवाल। Which of the following pathway is not activated by complement system? Now complement system में 3 pathways होते हैं, है ना, तुमको पता ही होगा शायद। क्लासिकल पाथ, अल्टरनेट पाथवे, और आपका लेक्टिन बाइंडिंग या एमबीएल पाथवे, मेनोस बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। तो अल्टरनेट पाथवे ये तो हाँ सही बात है, क्लासिकल पाथवे बिल्कुल सही बात है, लेक्टिन पाथवे ये भी बिल्कुल सही बात है। अगर तुमको नाम ही याद थे तो भी तुम इसको आंसर को बना सकते थे। इंटरफेरॉन पाथवे जैसा कुछ नहीं होता है, मैंने अभी अभी बताया कि इंटरफेरॉन जो है आपका एक साइटोकाइन है, और इनका जो रिएक्शन होता है वो अलग तरीके से होता है, IL-6 वगैरह जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स वगैरह होते हैं उस तरीके से। Which of the following statement is not true regarding kappa and lambda light chain genes? kappa और lambda के बारे में बात की गई है। अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट क्या दे रखा है जरा देखें हमें। तो पहला स्टेटमेंट दे रखा है, एक मिनट रुक जाओ जरा, वहाँ पहुँच चले हमें, वेट अ मिनट, या पहला बोथ आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। आई थिंक यहीं पे गड़बड़ हो गई, दे आर नॉट लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, दे आर नॉट लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। इसके लिए क्वेश्चन वो बता दे रहा हूँ मैं तुमको, नंबरिंग, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका नंबर तुम ध्यान रखो। मुझे मोमेंट आ गए अपन वहाँ पे, या नहीं आई क्या, हाँ हियर। सो भैया पहली चीज क्या है, बोथ आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, लेट्स सी।
जनरेट्स कंप्लीट लाइट चेन जीन फ्रॉम द इंडिविजुअल वी एंड जे सेगमेंट्स, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ टू कंजर्व्ड रीजन, मोनो क्या है, नोनोमर और हेप्टामर, ठीक है, नोनोमर एंड हेप्टामर, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ वी रीजन एंड जे रीजन डन बाय एंजाइम रिकॉम्बिनेज, ये सही स्टेटमेंट है, रिकॉम्बिनेज इसमें अंदर काम करते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो यही वाला स्टेटमेंट है जो नॉट करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो कापा चेन है वो क्रोमोसोम नंबर 2 से आती है और लैम्डा चेन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 22 से आती है। यही चीज लिखवा रहा था मैं, तो इसमें गलती हो सकती थी भैया। तो ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, क्रोमोसोम नंबर 22 है, इसलिए आंसर क्या हो गया, बोथ आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, व्हिच इज इनकरेक्ट। रेट्रोवायरसेस आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर बिकॉज, क्यों कर सकते हैं ये कैंसर? क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, देखो कैंसर करने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो ट्यूमर सप्रेसर जीन बंद करने की कैपेसिटी हो आपके पास, या अगर आप ट्यूमर सप्रेसर जीन बंद नहीं करना चाहते हो तो आप अपने प्रोटो ऑन्कोजीन को चालू करा दो, ऑन्कोजीन बदल दो और ऑन्कोजीन से आप कैंसर करवा लो। प्रोड्यूस अ वेरी हाई नंबर ऑफ प्रोजेनी इन्फेक्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, ये तो बहुत सारे लोग ही करते हैं लेकिन सब ऑन्कोजेनिक थोड़ी है। मे कैरी सेलुलर ट्यूमर सप्रेसर जीन इन दैट जीनोम, अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन जीन होगा इनके अंदर तो कैंसर को रोकेंगे, ये कराएंगे नहीं। ऑफन कंटेन पॉइंट म्यूटेशन इन देयर पॉल जीन, कोई मतलब नहीं इससे। मे कैरी सेलुलर प्रोटोन्कोजीन इन देयर जीनोम, या दिस इज द की, कि जो सेलुलर प्रोटोन्कोजीन है वो इनके जीनोम में होंगे, तो जब ये रेप्लिकेट करेंगे बढ़ेंगे तो वो जीनोम के साथ साथ में प्रोटोन्कोजीन जो सेलुलर प्रोटोन्कोजीन है उनका नंबर बढ़ेगा और उसकी वजह से जो कैंसर कॉजिंग कैपेसिटी है वो इनकी बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट, which of the following cancer causing viruses contain RNA as its genetic material? तो यहाँ पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस डीएनए वायरस है, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस है, एचएचवी ह्यूमन herpes वायरस 8 ये भी आपका क्या है, डीएनए वायरस है। आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पे, ह्यूमन टी ल्यूकेमिया वायरस 1, HTLV जो है ये आपका आरएनए वायरस है और ये आपका यहाँ पे आंसर है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, which of the following technique results in targeted gene alteration by knockout, knock-in, precise editing and control expression? जीन थेरेपी में सब हो सकता है क्या? हाँ हो तो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट यहाँ पे प्रिसाइज एडिटिंग एक वर्ड लिखा हुआ है जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा और वो हो जाता है आपका क्रिस्पर कैस। इसके ऊपर नोबेल प्राइज में मिला था पिछले साल में, तुमको पता होगा शायद 2023 से 2022 का आपको नोबेल प्राइज है इसके ऊपर, तो तुमको पता ही होना चाहिए था इस बारे में। कार-टी ये आपका इम्यूनोथेरेपी है फॉर ट्रीटिंग योर ब्लड लिम्फोमास एंड ऑल। आरएनए इंटरफेरेंस ये अलग कहानी, ऐसा ही हमारी आरएनए वाली जो कि यहाँ नहीं लगती। वायरस फ्री प्लांट्स, अगेन ये 11th 12th में जो पीटीसी पढ़ते हैं उसमें है। अपाइकल मेरिस्टेम अगर आप यूज करते हो तो अपाइकल मेरिस्टेम से आप वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हो, क्योंकि वो इतना फास्ट ग्रोइंग रीजन होता है कि वहाँ वायरस इन्फेस्टेशन हो नहीं पाता और अल्टीमेटली वहाँ ट्रांसक्रिप्शन कुछ काम बढ़िया करता नहीं है। Next, a clinician wants to determine the global gene expression profile of cancerous and non-cancerous liver tissue. ठीक है सर, मान लिया यहाँ तक बात। Which of the following technique would be most appropriate for this purpose? तो जब भी आपको कंप्लीट प्रोफाइलिंग चाहिए, ग्लोबल जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग मतलब पूरी चाहिए, तो आप एलाइजा लगाओगे नहीं क्योंकि आपको जीन प्रोफाइल चाहिए। एलाइजा जो है वो आपका एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बात करता है। नॉर्दर्न ब्लॉट आप किसके लिए करते हो, आरएनए एनालिसिस के लिए, जीन जो है वो डीएनए है। सदर्न ब्लॉट आंसर हो सकता है इसका, लेकिन उससे बेटर आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है डीएनए माइक्रोएरे। माइक्रोएरे में क्या होता है, बेसिकली किसी सिलिकॉन की चिप वगैरह होती है और उसके ऊपर आपके स्पेसिफिक इस तरीके से प्रोब्स लगे होते हैं। प्रोब लगाने के बाद में आप पूरा जो आपका सैंपल होता है उसको डाल देते हो, वो इस प्रोब के साथ कनेक्ट होता है और फिर उसका एनालिसिस होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो डीएनए माइक्रोवेयर है वो बेस्ट आंसर है, बाकी तीनों आंसर जो है वो क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी इम्यून डिफिशियंसी डिजीज? नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग वर्ड। हाँ, प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है? प्राइमरी इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज जो बर्थ से ही आपको मिल जाए या आपके अंदर ही रहे पहले से, तो उसमें स्किड बिल्कुल है, बेयर बीएलएस बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम और विस्कॉट एल्ड्रिच सिंड्रोम, ये तीनों क्या है आपकी प्राइमरी है। लेकिन एक्वायर्ड जो है ये बाय बर्थ नहीं होती है, बाद में मिलती है, इससे इसका नाम ही एक्वायर्ड। एड्स जो है ये आपका प्राइमरी सिंड्रोम नहीं है, ये आपका क्या है सेकेंडरी सिंड्रोम, बाद में मिलता है ना, एक्वायर हो रहा है, तो इसका ध्यान रखना है थोड़ा सा। अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट टी सेल? ये भी बढ़िया सवाल है, इसमें आपको TH1 TH2 के बारे में पता होना चाहिए कि आपका टी हेल्पर सेल्स जब डिफरेंशिएट होता है तो वो TH1 TH2 की तरफ जाता है। TH1 जो होता है वो CT टेल्स के जो आपका CTL साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है उसके लिए जाता है, और TH2 जो होता है वो बी लिम्फोसाइट की तरफ जाता है ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए। तो इंटरेक्शन ऑफ टी सेल्स विद MHC2 एक्टिवेट CDH टी सेल्स टू प्रोड्यूस साइटोकाइंस, ये बात तो सही है ना? जब MHC2 जो है आपका, MHC2 आपको पता होगा जो एक्सोजीनस एंडोजीनस एंटीजन के हम बात कर रहे हैं, तो एक्सोजीनस एंटीजन में काम करता है। अनडिफरेंशिएटेड टी सेल डिफरेंशिएट इनटू TH1 TH2, ये बात भी सही है। TH1 cell play role in macrophages activation while TH2 cell stimulate B cell for the antibody production, ये बात तो सही लिखी है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए TH2 लगता है, वो सही है।
बट यहाँ मैक्रोफेजेस गलत हो जाएगा, यहाँ पे आएगा CTL साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है और ये हमारा आंसर भी है। आखिरी में देख लो TH1 एंड TH2 सेल्स डू नॉट एक्टिवेट, एक मिनट ये सही है मैक्रोफेजेस है, वेट मिनट, CTL भी तो आएगा इसमें और मैक्रोफेजेस दोनों सही है। TH1 and TH2 cells do not activate cell mediated antibody, they activate, sorry, भैया यहाँ तक सही है, ये गलत है, डी गलत। TH1 and TH2 do activate cell mediated, क्योंकि TH1 जो होगा ये CTL के साथ जाएगा और मैक्रोफेजेस को भी एक्टिवेट करता है यहाँ पे, है ना, तो ये सेल मीडिएटेड हो गया ना। और एंटीबॉडी प्रोडक्शन किससे होगा, TH2 B सेल्स, प्लाज्मा B सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यार हमको गलती हो जाती है यार, समझ लोगे नहीं। इन एनिमल्स नर्वस सिस्टम सुनते ही आंसर क्या हो गया, एक्टोडर्म, तो दिमाग में लगाना था। अगला, इन प्लांट टिश्यू कल्चर व्हाट डज द टर्म ऑर्गेनोजेनेसिस मीन, क्या बना, ऑर्गन बनाओगे और क्या, फॉर्मेशन ऑफ रूट एंड शूट फ्रॉम दी कैलस कल्चर, बाकी तो कुछ भी दिमाग लगाना ही था। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। रोटेशनल क्लीवेज, अब रोटेशनल क्लीवेज किस में होता है, मैमल्स। रोटेशनल क्लीवेज किसके अंदर देखने को मिलता है आपको, मैमल्स के अंदर। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारा मैमल्स, नेमेटोड्स वगैरह में, हमारे अंदर क्या होता है, रोटेशनल क्लीवेज। क्या होता है रोटेशनल क्लीवेज, बता सकते हो बच्चे, अगर लिख सको तो बता देना यार, बहुत देर से कुछ बोला नहीं मैंने। प्रोटोस्टोम में क्या होता है, ये वाला क्लीवेज भी बता दो, और इकाइनोडर्म्स में क्या होता है, ये वाला क्लीवेज होता है। एमसीक्यू देना अगर मन करे तो बता देना, वरना बता ही देना क्या है। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं गला दुख रहा है, एक मिनट रुको यार। ओके, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन हो गया, क्लीवेज मतलब ब्लास्टुला फॉर्मेशन वगैरह सब हो रहा है। ब्लास्टुला के बाद क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड देन ग्रोथ। बाकी अगर उल्टा पुल्टा देख लो सब उल्टा लिखा हुआ है। ऑर्गेनोजेनेसिस गैस्ट्रुलेशन से पहले कैसे हो जाएगा, पहले मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होंगे ना, गलत हो गया। गैस्ट्रुला मतलब गैस्ट्रुला पहले बन गया फिर ब्लास्टुला, नहीं गलत। ऑर्गेनोजेनेसिस मोरुलेशन, भैया मोरुला तो 16 सेल स्टेज है, ये भी गलत, आंसर ए। नेक्स्ट, द पोर्शन ऑफ द ड्रोसोफिला बॉडी प्लान which will produce the wing is called as, तो जो विंग्स होते हैं आपके ड्रोसोफिला में वो थोरेक्स पे डेवलप होता है, और थोरेक्स के थ्रू ही वो आपका विंग्स का डेवलपमेंट होता है। टेल्सन जो होता है वो लास्ट सेगमेंट होता है, डोर्सल अपर सरफेस जो आपकी बैक साइड होती है उसको बोलते हैं, एब्डोमेन तो पेट का सब, तो थोरेक्स जो है वहाँ से आपका विंग डेवलप होता है। तो अगर तुमको वैसे मक्खी समझ में आ रही है तो जैसे ये उसके विंग्स हो गए, यहाँ तक कि थोरेक्स, और फिर उसके बाद में इसका ये इस तरीके से एब्डोमेन होता है। आगे जो आएंगे तो हम पेड़ होगा इस तरीके से, और आगे अगर यहाँ होंगे तो विंग उसके आँख पे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे विंग्स हो गए, ये थोरेक्स वाला लाल वाला, है ना, तो मैंने पूरा पैर नहीं बनाया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ सेरेब्रल इफेक्ट्स बाय वन जीन, क्या बोलते हैं उसको, प्लियोट्रॉपी। उल्टा बोल दो तो वन इफेक्ट सेवरल जीन, क्या बोलोगे उसको, बताओ बताओ। वन इफेक्ट सेवरल जीन क्या लिखूं इस पर, बताओ। पॉलीजेनी, पॉलीजेनी। नेक्स्ट, न्यूरल crest cells taking the dorsolateral route will become, ये थोड़ा सा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अच्छा क्वेश्चन था। बेसिकली यहाँ पे जो न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होती हैं जब डोर्सोवेंट्रल राउट ले लेती है तो आगे जाके क्या बनाती है, ये मेलानोसाइट्स, ठीक है। और एड्रिनल मेडुला, सिंपैथेटिक, ये सारी जो है ये आपके यहाँ पे रिलेटेड नहीं है। मैं इन सबके डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, लेकिन मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी एंजाइटी, तुम इतना सारा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहते हो। अभी तो सही आंसर बताओ आप क्या है, इसका आंसर क्या हो गया, मेलानोसाइट्स। ये सारे मोस्टली मैंने रिसर्च पेपर से सारे एनालाइज करने के बाद ही दिया है, तो टेंशन नहीं ले सकते हो। 99.99% ये एक्यूरेट आंसर की है, 0.1% का रिस्क तो रहता है यार, देखो भरोसा नहीं है, ह्यूमन बाइसिस भी लग जाती है। नेम ऑफ द कंडीशन वेयर चाइल्ड्स प्रीमेच्योर एजिंग अपेरेंट बाय द चाइल्ड्स फर्स्ट ईयर, तो इसमें अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ पे प्रोजेरिया इसका एक सही आंसर हो सकता है। इसके ऊपर पा जो मूवी बनी है कि फर्स्ट ईयर से हमको देखने को मिलता है कि जो चाइल्ड है उसकी प्रीमेच्योर एजिंग हो रही है, 7 साल में वो कैसे हो जाता है ना, बिल्कुल बूढ़ा सा। नेक्स्ट, changes in the time and rate of the development for characters already present in their ancestor is called, ये बहुत अच्छा सवाल था, इट वाज नॉट दैट इजी क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा क्या है कि डेवलपमेंट हो रहा है कैरेक्टर्स का जो कि ऑलरेडी एंसेस्टर में प्रेजेंट है, बट एंसेस्टर में कोई कैरेक्टर मान लो 10 दिन में डेवलप हो रहा था, लेकिन अब जो है यहाँ पे वो 15 दिन में डेवलप हो रहा है, तो आप इसको क्या कहोगे, है ना, चेंज हुआ ना उसके अंदर टाइम में, और बदलाव, टाइम चेंज हो गया 15 दिन, रेट भी चेंज हो गई, समय लग रहा ज़्यादा, धीमे हो गया चेंज, तो इसको अपन बोलते हैं क्या, हेटेरोक्रोनी। क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोनी। हेटेरोक्रोनी में ही आपका एक स्टेटमेंट आता है क्या, नियोटोनी के बारे में, जो नए कैरेक्टर्स के बारे में बात करता है। इसका जो सही आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से वो होना चाहिए हेटेरोक्रोनी।
हेट्रोक्रोनी का एक टाइप नियोटोनी है। अब इसमें दोनों स्टेट दोनों सही आंसर हो सकते हैं नियोटोनी में, लेकिन स्पेसिफिक कुछ रीजंस होता है। बता देता हूँ नियोटोनी के बारे में जस्ट अ मोमेंट। कौन सा क्वेश्चन है? 139 है ना, नीचे चलना पड़ेगा अपने को। 139 कहाँ लिखा है? हाँ ये रहा। तो बेसिकली जो आपका नियोटोनी है ये पेडोमॉर्फोसिस का एक टाइप है, जहाँ पे जो सोमेटिक फीचर्स होते हैं वो धीमे डेवलप होते हैं, लेकिन जो सेक्सुअल मैच्योरेशन होता है, जो सोमेटिक फीचर्स धीमा डेवलप होता है, लेकिन सेक्सुअल मैच्योरिटी जो होती है वो जल्दी आ जाती है। मतलब बच्चा 7 साल की उम्र तक 5 साल जैसा दिखेगा, लेकिन 12 साल की प्यूबर्टी को हिट कर देगा वो। इसलिए तुम इस वजह से समझ सकते हो नियोटोनी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो मेरे हिसाब से हेट्रोक्रोनी है, बाकी देखते हैं क्या होता है इन में। द पीरियड ऑफ चिलिंग विच कैन एनहेंस द फ्लावरिंग सिग्नल। चिलिंग मतलब ठंडक से फ्लावरिंग कराओगे, नाम से समझ में आ रहा है। वर्नलाइजेशन, फोटो पीरियोडिज्म लाइट के बारे में बात करेगा। मेरिस्टेमेटिक कल्चर ये प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। नन ऑफ द अबाउट आंसर। वर्नलाइजेशन पता ही होगा तुमको इसके बारे में यार, सुना होगा तुमने, ठंड में रख के फ्लावरिंग इंड्यूस करवाना। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। तो ADE के जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं, ये तो एलिमिनेट हो गए, बी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर कैरोटीनॉइड्स। ये बहुत अच्छा सवाल था, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। They are main accessory pigment, या they are या these are, these include orange carotenoid and yellow xanthophyll, ये भी सही बात है। They absorb wavelength of 550 and 600 नैनोमीटर ऑफ लाइट। नहीं, यहाँ गलती हो गई, क्योंकि 600 नैनोमीटर पे तो रेड कलर आ जाएगा, और ये दिखते हैं ऑरेंज और रेड टाइप के, तो जो कलर दिख रहा है वो तो रिफ्लेक्ट होता है, एब्जॉर्ब थोड़ी होता है। तो ये जो वेवलेंथ है ये बहुत पीछे की वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब करते हैं, 400 टू 500 के बीच में, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। लास्ट क्या है? दे अकर इन फ्रूट्स ऑफ टोमेटोज एंड रूट ऑफ कैरेट। डेफिनेटली देखा हो, कलर देखा होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन में 3, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, और आपका फिर आपका क्या आ जाता है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में यहाँ पे ग्लाइसिन होते हैं, 2 सेरीन बनता है, यहाँ पे CO2 निकलती है, और यही इसका इशू है कि एक CO2 आपके फिक्स होने के बाद भी प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर पाते अपन। ऑल्सो नोन एज C2 साइकिल। डेफिनेटली ग्लाइसिन कन्वर्टेड इनटू सेरीन इन क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर ग्लाइसिन जो है वो सेरीन में कन्वर्ट तो होता है, बट कहाँ कन्वर्ट होता है वो? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ क्या लिखा है? क्लोरोप्लास्ट। गलत यहाँ आ गया, नॉट करेक्ट पूछा था, देखो लिखा नॉट करेक्ट। बाकी स्टेटमेंट में देख लो एक बार। This process is completed in chloroplast, peroxisome, mitochondria. Yes, sir. The H2O2 generated during this process is destroyed by catalase enzyme. Yes, sir. Peroxisome होती है ये कहानी। अगला, ethyl alcohol is the end product of which of the following? Fermentation. खत्म। Which, well, sorry, when organic acid is used as respiratory substrate, the value of respiratory quotient is. तो बेसिकली रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है आपका, कि जब आप वैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल लेते हैं अपन, तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम बोलते हैं कि इसका आरक्यू जो है वो 1 है। मतलब आपने जितना CO2 ऑक्सीजन का कंजम्पशन है और CO2 का एवोल्यूशन है वो बराबर है मेटाबॉलिज्म में। लेकिन यहाँ पे जब आप ऑर्गेनिक एसिड्स को यूज करते हो तो फिर वो क्या होता है कि उनके अंदर जो आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो कम हो जाता है, और एक मिनट रुक जाओ, कम होगा, हाँ CO2 इवोल्यूशन कम होता है, सॉरी, और आपका यहाँ पे ऑक्सीजन कंजम्पशन उतना ही रहता है। तो उस केस में क्या होता है कि लेस देन 1 आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, एक बार और चेक कर लेता हूँ ये, बाकी जहाँ तक मुझे याद है ऐसे ही कुछ है, लेस देन 1, टिपिकली लेस देन 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। क्या? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक एसिड है उसमें कम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो अगर हम इसको ऐसे बोलें तो वॉल्यूम ऑफ CO2, हाँ, तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि हियर वी रिक्वायर लेस ऑक्सीजन, और लेस ऑक्सीजन की वजह से इसका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट है वो क्या होता है? लेस देन 1 हो जाता है। इतना ही काफी है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। फैट्स के बारे में शायद तुमको पता होगा कि फैट जो होता है उसका जो रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट होता है वो कोई 0.7 के आसपास होता है। ये भी छोटा सा पॉइंट याद रखना है, 0.7। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ अगर तुम नोटिस करोगे तो ये जो है यहाँ पे आपका ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा है और CO2 लेवल जो है वो क्या है? कम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ इथिलीन बायोसिंथेसिस। ठीक है, इथिलीन बायोसिंथेसिस में कौन इंपॉर्टेंट है? तो इसके लिए जो होता है वो यंग साइकिल चलती है। यंग साइकिल तुमको पता ही होगा, और जो यंग साइकिल है उसमें जो बिल्कुल आपका प्रीकर्सर है वो होता है आपका मेथियोनिन। मेथियोनिन से कहानी शुरू होती है, इथिलीन मेथियोनिन से डेवलप होता है। आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट ये जिबरेलिक एसिड के बारे में बात कर रहा है। मेवलोनिक एसिड ये फ्लोरो जो आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह है उधर वाले पात्र में बात करता है। ट्रिप्टोफैन ये इंडोल एसिटिक एसिड
आगे मतलब ऑक्सीजन जो सेटअप है उसके लिए बात करता है। आंसर क्या हो गया आपका? मिड के ऑर्गन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड पेयर्स? वापस उससे पे है अपाइकल डोमिनेंस ऑक्सीजन, सही बात है। बोल्टिंग, बोल्टिंग नहीं, बोल्टिंग जिब्रेलिक एसिड की वजह से होती है, साइटोकाइनिन की वजह से नहीं होती है। इसी से पता भी चला था जिब्रेला फिजिक्यूरिया के बारे में और फिजिकुरोई, और उसी से जिब्रेलिन नाम निकाला। रूट राइपनिंग, सही बात है ये। और डिले ऑफ द सेनेसेंस, ये भी सही बात है, साइटोकाइनिन से होता है। आंसर क्या होगा हमारा? बोल्टिंग जो है वो गलत है, तो बी इज दी नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर फाइटोक्रोम्स? फाइटोक्रोम्स के बारे में सवाल पूछा है, मतलब प्लांट फिजियो पूछते हैं बेसिकली होते हैं। इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, पीआर एंड पीएफआर, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ लार्ज डायमेरिक प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। इट हैज लो प्रोपोर्शन ऑफ पोलर अमीनो एसिड एंड वाटर इनसॉल्युबल, लो प्रोपोर्शन ऑफ पोलर अमीनो एसिड एंड वाटर इनसॉल्युबल। अगर पोलर अमीनो एसिड है तो वाटर इनसॉल्युबल कैसे होगा? बात तो लो प्रोपोर्शन हाई प्रोपोर्शन पे छोड़ो, दिमाग लगाओ। अगर पोलर है तो वो वाटर सॉल्युबल होगा ना, वाटर इनसॉल्युबल थोड़ी होगा वो। तो एक तो यही गड़बड़ हो गई। उसके बाद में पीएफआर फॉर्म्स इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट, ये बात तो सही लिखी है। मतलब लो और हाई तो चलो ठीक ही है, यही गड़बड़ कर दी मतलब, पोलर और वाटर सॉल्युबल होना था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है क्या है? नॉट ट्रू। हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे? सी स्टेटमेंट, our not true statement. अगला, the free running rhythm, I mean this is second last, the free running rhythm that appears to be daily or diurnal are preferably called, क्या बोलोगे उसको आप? Preferably it is known as circadian rhythm, 24 घंटे में रिपीट। आखिरी सर, which of the following statement is not correct for terpenes? टर्पीन्स क्या होते हैं? तो ये आपके आइसोप्रीन यूनिट्स होती हैं जो 5 कार्बन की, उसके पॉलीमर्स होते हैं, मोनोटर्पेन, सेस्क्यूटर्पेन, डायटर्पेन, ट्राइटर्पेन, इस तरीके से, है ना। दे हैव डिफेंसिव रोल इन मेनी ग्रुप ऑफ प्लांट, डेफिनेटली दे हैव। ऑल टर्पेन आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, यहाँ लफड़ा हो गया। आइसोप्रीन यूनिट तो मैं बोल रहा हूँ C5 होता है ये, है ना, और आइसोप्रीन यूनिट क्या है? ये तो थोड़ा मतलब फैट जैसा कुछ देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन थोड़ी होता है। Prythrins are monoterpene terpenoids, ये बात सही है। And terpenoids often accumulate in the resin canal, secretory cavity and blisters. Yes sir, resin canal में वो रेजिन वगैरह रिलीज होता है, वो वाली। तो जो हमारा आंसर हो जाता है वो क्या हो गया? नॉट करेक्ट पूछा है यहाँ पे ना, फिर से बी। सो दिस वाज इट, दिस वाज ऑल द 100 क्वेश्चंस। अगर मैं बात करूँ पिछले लेवल से, तो पिछली बार का पेपर और अभी वाले पेपर में, तो जरा अपन एक बार थोड़ा सा कट ऑफ पे नजर डाल देते हैं। अभी कट ऑफ क्या रहा 2022 में? जो कट ऑफ रहा, ये 3 कट ऑफ तुमको दिख रहे होंगे, तो ये नंबर्स वगैरह है, बट तुम्हारा जो ध्यान जाना चाहिए वो सिर्फ सी वाले पे जाना चाहिए, क्योंकि ये मार्क्स के बारे में बात कर रहा है। अनरिजर्व्ड में मेल को 176 स्कोर करना था, वुमेन को भी 176 स्कोर करना था। अगर तुम नोटिस करोगे तो मेल फीमेल का एक जैसा कट ऑफ है, तो वो ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है ना, तो मेल फीमेल से कोई ध्यान देना, वुमेन और उसका कोई है नहीं। तो पिछली बार पेपर टफ होने के बाद भी 176 कट ऑफ जा रहा था, है ना। उसके पहले 2017 में जो पेपर हुआ था, जो थोड़ा सिंपल पेपर था, उसमें 63.43% आपको स्कोर करना था। तो अगर 63.43% अगर आप देखो, 300 का 60% कितना होगा? 300 का 60% ही हो गया कितना? 180। ऊपर से फिर और उसके अंदर 3.43% और चाहिए, तो 300 का 10% हुआ 35% हुआ 15, उसमें भी 3% लगाया, तो 12 के बाद मतलब 192 के आसपास मार्क्स आपको वहाँ पे चाहिए। 63% अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ठीक है। इधर आ जाए तो 57%, इधर 56%, इधर 54% और पीडब्ल्यूडी में 53 पॉइंट समथिंग परसेंट। पॉइंट मेरा यहाँ पे ये है कि 190 के आसपास कट ऑफ गया था 2017 में, 176 के आसपास कट ऑफ गया 2022 में, जो कि 2023 में एग्जाम हुआ और नवंबर में उसका रिजल्ट आया था। तो अभी क्या कट ऑफ जा सकते हैं? तो मेरे हिसाब से जो अभी का कट ऑफ जाएगा वो ये होगा कि यहाँ पे अगर मैं कट ऑफ लिखने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे जो कट ऑफ होगा वो होगा 185 टू, एक रेंज अगर मैं लिखूँ तो 185 टू 195 के आसपास कट ऑफ होगा ये, 185 टू 195 दोनों के केस में। ओबीसी में आप 5-7 नंबर का, जैसे पीछे पे अगर तुम ट्रेंड एनालाइज करोगे तो यहाँ पे बहुत 10 एक नंबर का डिफरेंस आता है, और यहाँ पे भी सेम वही होगा कि यहाँ 185 है, तो यहाँ पे आपका 178 टू 188 आप मान सकते हो। एससी की अगर अपन बात करें तो एससी में ये जो होगा ये 165 या 164 तक जा सकता है, या 165 टू 170 के आसपास एससी हो जाएगा। एसटी में अगर बात करोगे तो 155 के आसपास। अब तुम बोलोगे 10-10 नंबर कम कर दिए, तो यूजुअली कट ऑफ ही वैसा जाता है, मतलब मैं घर पे नहीं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये रिजल्ट से निकाले हुए इमेज है। क्योंकि ऐसे कमेंट कर देते हैं यार कि 10-10 नंबर कम कर दिया आपने, तो 10-10 नंबर कम कर दिया, दादा ये भी तो देखो आपके वहां पे भी वही चल रहा है। ठीक है, फिर वही ईडब्ल्यूएस की अगर अपन बात करें, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जैसे तुम यहाँ देख सकते हो, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है ना, ये बिल्कुल ओबीसी के क्लोज ही चलता है। और मुझे भी ये लग रहा है कि इस बार जो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ होगा शायद वो
आपका 175 के आसपास ही रहने लगेगा, मुझे लगता है इतना ही होगा कुछ। तो एग्जाम लेवल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम लेवल लिटरली इजी टू मॉडरेट था। पिछली बार का पेपर टफ था, पिछली बार के पेपर में अच्छे सवाल पूछे गए थे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार थोड़ा और अच्छा पूछा जाता, बट ठीक है, जो है सो है, ऐसा पेपर रहा है आपका। ठीक है, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एमपीसेट रिजल्ट। और अगर आप सीएसआर नेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो गो एंड वॉच सार्थक सीरीज, उसके अंदर पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, और काफी अच्छे से पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, और काफी लोगों को बेनिफिट भी हुआ है, आपको भी बेनिफिट होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, मतलब अगर तुमको कुछ सीखने को मिला है तो शेयर इट विद अदर्स। आई डोंट यूजुअली से दिस, बट अभी मैं बोल रहा हूँ इसको, तो शेयर कर दो, क्योंकि ढंग की मदद नहीं जाएगी। थैंक यू फॉर योर टाइम गाइस, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अपना ध्यान रखो, तब तक अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, फरवरी में एग्जाम खोलेंगे।